यस हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा सेशन है सेम डाउट क्लियरिंग सेशन फॉर DBMS। लेकिन आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे PYQs, गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑन SQL। प्रीवियस सेशन में हमने SQL के कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया था, जिसमें उसके हमने डिफरेंट ऑपरेशंस देखे थे। तो उस टाइम पे क्योंकि हमने ऑपरेशंस काफ़ी डिस्कस कर लिए थे और लास्ट ऑपरेशन जो हमने प्रीवियस सेशन में डिस्कस किया था उसमें जो जॉइन ऑपरेशन था, जिसमें हमने डिफरेंट टाइप के ऑपरेशन को देखा, इनर आउटर, उसमें भी हमने लेफ्ट राइट एंड फुल जॉइन के ऑपरेशंस को देखा। और आप देखेंगे उस जॉइन ऑपरेशन से या जो भी ऑपरेशंस हमने डिस्कस किए थे उन सब से एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो पहले तो मैं टॉपिक मेंशन कर देता हूँ जो अभी हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। दिस इज रिलेटेड टू SQL गेट PYQs। क्या डिस्कस करने जा रहे हैं? गेट PYQs, दैट इज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो जैसा आप लोग जानते ही हैं कि हम ये गेट PYQs की बात कर रहे हैं और SQL किसका पार्ट है? दिस इज रिलेटेड टू DBMS, दैट इज डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो यहाँ पे जो हमने प्रीवियस सेशन में कॉन्सेप्ट डिस्कस किए थे, आज उन्हीं कॉन्सेप्ट से रिलेटेड हम गेट की प्रीवियस ईयर प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे। और आप यहाँ पे देखेंगे जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मतलब अगर हम यहाँ पे कॉन्सेप्ट की बात करें कि भाई ये SQL से किन किन कॉन्सेप्ट पे लार्जली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आप देखेंगे जो वो कॉन्सेप्ट है जिनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एक तो SQL ऑपरेशंस हैं। दीज आर SQL ऑपरेशंस। लार्जली क्वेश्चंस आप देखेंगे दीज आर रिलेटेड टू SQL ऑपरेशन। दूसरा आप देखेंगे इसमें सब क्वेरी का कॉन्सेप्ट भी होता है। देयर इज ए कॉन्सेप्ट ऑफ सब क्वेरी। तो सब क्वेरी का कॉन्सेप्ट मैं ये अभी आपको ब्रीफ करूंगा कि कैसे वर्क करता है। और फिर दूसरा आप देखेंगे कुछ टेबल्स या डाटाबेसेस गिवन होते हैं, उनसे पूछता है कि इसका आउटपुट क्या होगा। वो डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म कराता है आपसे। तो लार्जली इन्हीं कॉन्सेप्ट से प्रॉब्लम पूछी जाती है। अब बात आती है जो सब क्वेरी का कॉन्सेप्ट जो मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, व्हाट डज इट मीन बाय सब क्वेरी? तो नाम से पता चल रहा है सब क्वेरी इज ए नेस्टेड क्वेरी। बेसिकली क्या है ये? दिस इज ए नेस्टेड क्वेरी। ये मैं यहाँ पे इसलिए बता देता हूँ क्योंकि बीच में अगर आएगा तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम समझने में नहीं होगी। तो जैसे आप लोगों ने अगर प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट में नेस्टेड लूप का कॉन्सेप्ट स्टडी करा होगा, तो उसमें क्या होता है? लूप इनसाइड द बॉडी ऑफ अनदर लूप। वैसी कॉन्सेप्ट होता है नेस्टेड क्वेरी का। इसका मीनिंग क्या होता है? क्वेरी इनसाइड द क्वेरी, क्वेरी विद इन द क्वेरी। यू कैन से क्वेरी विद इन द क्वेरी। अब ये जो क्वेरी विद इन द क्वेरी का कॉन्सेप्ट है, इसमें जो इंटरनल क्वेरी है, जो इंटरनल क्वेरी है विद इन, देखिए क्वेरी विद इन द क्वेरी, इसका मतलब मान लिया ये मेरी आउटर क्वेरी है और ये मेरी इनर क्वेरी है। दिस इज इनर। तो ये जो इनर क्वेरी है, दिस इनर क्वेरी वर्क्स, अगर मैं इस इनर क्वेरी की बात करता हूं, देन दिस इनर क्वेरी वर्क्स, दिस इनर क्वेरी, ये जो इनर क्वेरी है, इट वर्क्स एज ए कंडीशन फॉर आउटर क्वेरी। अगर आप देखेंगे ये जो इनर क्वेरी है, दैट इज इनर क्वेरी, it works it works as a condition for outer query, condition for outer query, for outer query। बस इसी चीज का ध्यान रखना। तो सबसे पहले क्योंकि ये उसके लिए कंडीशन का वर्क करते हैं, तो सबसे पहले इनर क्वेरी को आप इवेल्युएट करेंगे और उसका जो रिजल्ट आएगा वो आउटर क्वेरी की कंडीशन में आ जाएगा। और कंडीशन हम कौन सी क्लोज में देते हैं? वेयर क्लोज में। बस उसी के बेसिस पे डाटा की हम क्या करते हैं? फिल्टरिंग। देखिए SQL के जो डिफरेंट ऑपरेशंस हैं, जो डाटा बेस आपने बना रखा है, उससे डाटा को एफिशिएंटली हमें कैसे एक्सेस करना है, वो सारे SQL के ऑपरेशंस में हमने प्रीवियस सेशन में देखा था। तो यहाँ पे जो स्टूडेंट इस सेशन को वॉच कर रहे हैं, मैं उन्हें सजेस्ट करूंगा कि जो हमने प्रीवियस सेशन किया था DBMS में SQL से रिलेटेड, आप उस सेशन को भी वॉच करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट गेट PYQ। लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट गेट PYQ। दिस इज द गेट PYQ फर्स्ट। ये गेट की प्रॉब्लम है और ये कौन सी ईयर में पूछी गई है? इट वॉज आस्क्ड इन गेट 2012। किस में पूछी गई? इन गेट 2012। आइए देखते हैं प्रॉब्लम क्या है। ये प्रॉब्लम है और ये लिंक्ड प्रॉब्लम है। टू डिफरेंट क्वेश्चंस हैं। जो लिंक क्वेश्चंस है, 4 मार्क्स में ये क्वेरी पूछी गई है। तो आप देखेंगे आपको अराउंड इतने मार्क्स का हर साल के गेट पेपर में मिलेगा रिलेटेड टू, अगर मैं SQL की बात करता हूं तो 1 to 4 मार्क्स का हर एग्जामिनेशन में आपको अवेलेबल होगा फ्रॉम SQL ओनली। तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन तो पूछा ही जाता है। तो ये देखते हैं फर्स्ट प्रॉब्लम। कंसिडर द फॉलोइंग रिलेशन AB एंड C। कंसिडर, this is consider the following relations
द फॉलोइंग रिलेशंस ए बी एंड सी। क्या क्या है वो रिलेशन? देखिए रिलेशन की बात हो रही है तो डेफिनेटली क्या दिया होगा उसने, टेबल दिया होगा। तो आइए देखते हैं वो टेबल्स क्या क्या है। ए टेबल गिवन है और इसके अंदर उसने बना रखी है 4 रोज 3 कॉलम्स। तो आप तो जानते हैं रो को हम क्या बोलते हैं? टपल्स। रोज आर कॉल्ड टपल और जो कॉलम्स होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? फील्ड। कॉलम्स आर नोन एज फील्ड। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, देखिए थोड़ी सी ड्राइंग ऐसे ही है लेकिन आप समझ जाएंगे जो मैं लिखना चाह रहा हूँ। दिस इज आईडी और इसमें आप देखेंगे दिस इज नेम एंड एज, नेम एंड दिस इज करस्पॉन्डिंग टू एज। अगर मैं आईडी की बात करता हूँ तो 12, 15, 99, दिस इज 12, 15, 99, दिस इज 99। ऐसे ही सेम आप देखेंगे जो नेम की बात हो रही है, नेम्स गिवन है अरुण, श्रेया, रोहित, अरुण, श्रेया एंड रोहित। आप लोग सुन भी पा रहे होंगे तो आप इसे नोट कर सकते हैं। एज है 60, 24, 11, दिस इज 60, 24 एंड 11। सिमिलरली दूसरा टेबल गिवन है बी टेबल है और बी के अंदर 5 डिफरेंट कॉलम्स हैं, आई मीन 5 डिफरेंट रोज हैं। फील्ड इसके अंदर भी बराबर ही है, which are 3. So this is 1 corresponding to ID, another for name and next one for age. तो इसी में आप देखेंगे हमने इसको ड्रॉ किया, से 1, 2, 3 और इसमें भी यहाँ पे ID गिवन है, so this is ID और इसके करस्पॉन्डिंग नेम एंड देन एज, दिस इज नेम एंड देन एज। और इसमें जो आईडीज गिवन है दीज आर 15, 25, दिस इज 15, 25 से 98, 99। देखिए आपको बड़े अच्छा इंटरेस्ट, मैं आपको जैसे मैं बताता हूँ कि जो प्रॉब्लम का सोल्यूशन है हम दोनों तरीके से देख सकते हैं, टॉप डाउन भी बॉटम अप भी। कॉन्सेप्ट जो हमें पता है उसको अप्लाई कर दें या ऑप्शन एलिमिनेशन। तो यहाँ पे हम दोनों के तरीके से देखते हैं, जो भी सुटेबल हमें लगेगा उसको हम अप्लाई कर देंगे। से दिस इज श्रेया, ये कौन है? दिस इज श्रेया, देन हरी और इसके बाद आप देखेंगे रोहित एंड रोहित, दोनों जगह रोहित है, दिस इज रोहित करस्पॉन्डिंग टू आईडी। तो वो आप जानते ही हैं सेम नेम के 2 पर्सन्स हो सकते हैं। देन से 24, 40, दिस इज 24, 40, 20 एंड 11, 20 एंड 11। ऐसे हम ऑप्शन सी की, जो सी डाटाबेस गिवन है, द नेक्स्ट डाटाबेस इज सी और उसके अंदर भी तीनों फील्ड है, बस उसके अंदर डाटा कम है, आईडी एंड देन फोन एंड देन एरिया, आईडी, फोन एंड देन एरिया। तो इसके अंदर उसने 2 डिफरेंट लोगों की इंफॉर्मेशन गिवन है, दिस इज आईडी, ये वाला फील्ड हो जाएगा फोन, दिस इज द फोन एंड दिस इज द एज। ये वाला फील्ड किसको रिप्रेजेंट? नो, दिस इज नॉट द एज, दिस इज एरिया। तो यहाँ पे आप आईडी डिफरेंट गिवन है, दिस इज से 10 एंड दिस इज 99। 2 डिफरेंट आईडीज गिवन है और इनके जो फोन के कोड हैं दीज आर से 2200 एंड नेक्स्ट इज 2100, दिस इज 2100। और इसके बाद अगर हम एरिया की बात करते हैं, सो दिस इज 02 एंड दिस इज 01। ये क्या हो गया? 02 एंड 01। अब देखिए इसमें फर्स्ट क्वेश्चन हम लेके चलते हैं, जो इसने फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है। बेसिकली हम अब इसका, जैसे मैंने बताया था कि लिंक क्वेश्चन है, तो इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है हम उसकी बात कर रहे हैं। हाउ मेनी टपल्स डज द रिजल्ट, हाउ मेनी टपल्स does the result of the following relational algebra expression contain। ये तो उसने क्वेश्चन पूछा है। फिर आगे कहा उसने assume that और स्कीमा क्या होता है? ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ द डाटाबेस।
assume that the schema of एक सेकेंड, the schema of A union B is the same as that of A, is the same as that of A। और वैसे भी आप टेबल को अगर आप देखेंगे, स्कीमा क्या होता है, ओवरऑल आर्किटेक्चर। तो ए यूनियन बी में भी 3 फील्ड्स हैं और ए में भी 3 फील्ड्स हैं। अगर आप देखेंगे यूनियन में क्या होता है, ओनली कॉमन। ये हम डिस्कस कर चुके थे कल भी जब ऑपरेशन किया था। और इसने जो ऑपरेशन दिया हुआ है, देखिए इसके बाद बताना है। उसने कहा जी ए यूनियन बी, इसमें इसने फुल जॉइन ऑपरेशन परफॉर्म किया है। देयर इज ए फुल जॉइन ऑपरेशन विद कंडीशन। ये फुल जॉइन ऑपरेशन है और विद कंडीशन है। ये ऑपरेशन हो रहा है किसके साथ, विद सी। लेकिन वो सी के साथ जब परफॉर्म कर रहा है तो उसमें कुछ उसने कंडीशन दे रखी है। और वो कंडीशन क्या है, ए डॉट आई डी, सो दिस इज ए डॉट आई डी ग्रेटर देन 40 और नेक्स्ट अगर आप देखोगे सी डॉट आई डी इज लेस देन 15, ये कंडीशन गिवन है। ए डॉट आई डी ग्रेटर देन 40 और सी डॉट आई डी इज लेस देन 15 और ये सी है। देखिए ये ऑपरेशन उसने परफॉर्म किया है। अब वो कहता है जी हाउ मेनी टपल्स डज द रिजल्ट ऑफ द फॉलोइंग रिलेशनल अलजेब्रा एक्सप्रेशन। किसकी बात करिए उसने, रिलेशनल अलजेब्रा एक्सप्रेशन की। तो ये जो गिवन है, दिस इज द गिवन रिलेशनल अलजेब्रा ऑपरेशन। तो इसके ऑप्शंस में बता देता हूं। ऑप्शन ए इज 7, आप अपने लेवल पे भी सॉल्व कर लो। ऑप्शन बी इज 4, ऑप्शन सी इज 5 एंड ऑप्शन डी इज 90। कितना ऑप्शन डी है, 90। आप सब लोग अपने एंड पे भी सॉल्व कर लो और इसके बाद फिर हम इसको यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो अब बात आती है, देखिए ए यूनियन बी, दो डिफरेंट रिलेशन है, उन दोनों का यूनियन है। तो अगर मैं इन दोनों का यूनियन करता हूं तो यूनियन में क्या आएंगे, ओनली कॉमन पार्ट आएगा, कॉमन और रेस्ट। मतलब अगर हम यूनियन की बात करते हैं, यूनियन रिप्रेजेंट, मैं इसका सॉल्यूशन आपको बता रहा हूं, आप लोग अपने लेवल पे भी कर लीजिए, वीडियो पॉज कर देना जब आप वॉच कर रहे हो। तो अगर मैं कहता हूं जी ए यूनियन बी, तो यूनियन रिप्रेजेंट करता है मैच्ड प्लस अनमैच्ड। जैसे मैंने बताया था क्या रिप्रेजेंट करता है, मैच्ड प्लस अनमैच्ड। क्या रिप्रेजेंट करता है, मैच्ड प्लस अनमैच्ड। मैच्ड और अनमैच्ड का मतलब कॉमन प्लस अनकॉमन, जैसा आप यूनियन का जनरल ऑपरेशन होता है। तो उसी के बेसिस पे अगर हम यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं, इन दोनों रिलेशन के बेसिस पे इन दोनों में मैच क्या कर रहा है। देखिए मैच करने वाले अगर हम फील्ड की बात करेंगे तो श्रेया यहाँ पे भी है, श्रेया यहाँ पे भी है। तो इसको रिपीट नहीं करेंगे, वन टाइम ही लिखेंगे टू अवॉइड द रिडंडेंसी। इसके बाद देखिए नेक्स्ट कौन सा है, यहाँ पे श्रेया हो गया एंड देन रोहित। रोहित कौन से वाला है, 99 वाला। तो रोहित 99 वाला है। तो ये तो वन टाइम आएंगे और बाकी यूनियन में सारे के सारे फील्ड आ जाएंगे, ये आप सभी जानते हैं। चलिए तो इसका रिलेशनल टेबल बना लो। तो यूनियन के बाद जो आपको टेबल मिलेगा तो देखिए उसमें क्या क्या मिलेगा, कितने फील्ड हो जाएंगे, दो तो देखिए कॉमन हो गए भाई, मैच्ड प्लस अनमैच्ड, तो दो तो कॉमन हो गए इसमें, ये दोनों हो गए कॉमन, ये वाला और ये वाला। तो देखिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे 2 तो कॉमन हो गए, 2 + 2 तो टोटल कितने टपल्स आएंगे इसके अंदर, 5 टपल्स। जो यूनियन है, यूनियन से हमें कितने टपल्स मिलेंगे, वी विल गेट 5 टपल्स। तो इन 5 टपल्स को आप लिख लो। आप जानते ही इस टेबल के अंदर आपके 3 फील्ड्स हैं, यू आर हैविंग 3 डिफरेंट फील्ड्स। और वो 3 फील्ड्स कौन कौन से, आईडी, नेम एंड एज। दीज 3 फील्ड्स आर आईडी, नेम एंड एज। So this is ID, name and age, इसकी हम बात कर रहे हैं। और इसके अंदर कितने फील्ड्स हैं, देयर आर 5 फील्ड्स, देयर आर 5 फील्ड्स, 1 2 then 3 and then 4। तो ये देखिए इसमें आईडी में कौन कौन से आईडी आ जाएंगे। आप सबसे पहले फर्स्ट टेबल में चले जाओ, देखिए 12 अरुण 60, दिस इज 12 अरुण 60, 12 अरुण 60। ये तो देखिए हमने प्रीवियस सेशन में किया ही था ऑपरेशन। और उसके बाद क्या आ जाएगा, देखिए श्रेया, देखिए फर्स्ट टेबल के एलिमेंट आ जाएंगे, उसके बाद ये दोनों रिपीट नहीं होंगे बस। फिर उसके बाद कौन आ जाएगा, हरी एंड देन रोहित। तो अब आप लिख दो इसमें 15 श्रेया, दिस इज 15 श्रेया
एंड श्रेया की एज कितनी है 24, दिस इज 24। नेक्स्ट हमारे पास क्या रोहित, और रोहित किसके करस्पॉन्डिंग है, आईडी कितनी है उसकी 99, और रोहित और इसकी एज कितनी है 11, एज इज 11। इसके बाद आप देखेंगे हरी, देखिए जो सेकंड वाली टेबल है इसमें आप देखेंगे हरी, हरी की आईडी कितनी 25, एज कितनी है 40, सो 25 हरी 40, दिस इज 25 हरी एंड देन 40 एंड देन 40। इन द सेम वे अगर हम नेक्स्ट की बात करेंगे तो नेक्स्ट हमारे पास कौन सा एलिमेंट बचता है, देखिए रोहित 99 वाला तो आ चुका है, 98 रोहित 20, दिस इज 98 रोहित 20। ये हमने यूनियन फाइंड आउट कर लिया। अब देखिए यूनियन तो हमने फाइंड आउट कर लिया, अब हम क्या लगाएंगे इसके ऊपर, जो ज्वाइन ऑपरेशन है सी के साथ उसमें कंडीशन लगेगी। अब देखिए कंडीशन को समझिए आप, क्या गिवन है, वो कहते हैं जी ए डॉट आई डी इज ग्रेटर देन 40। तो अगर मैं ए टेबल की बात करता हूं जिसमें ग्रेटर देन 40 एज है, सॉरी आईडी ग्रेटर देन 40 में सिर्फ एक ही है, मैं इसकी बात कर रहा हूं, ग्रेटर देन ए डॉट आई डी ग्रेटर देन 40 में वी आर हैविंग ओनली वन आईडी करस्पॉन्डिंग टू 99, किसके करस्पॉन्डिंग है 99 के करस्पॉन्डिंग है। और देखिए ये और ऑपरेशन है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है और, तो और में क्या होता है, अगर एक भी ट्रू है तो कंडीशन क्या होती है, ट्रू होती है। फॉल्स कब होता है, जब दोनों के दोनों फॉल्स होते हैं। फिर क्या कहता है जी सी डॉट आई डी इज लेस देन 15, तो मैं इस सी टेबल में आ जाता हूं, दिस इज माई सी टेबल, कहाँ की सी टेबल, यस दिस इज द सी टेबल। तो सी डॉट आई डी इज लेस देन 15, तो सी डॉट आई डी लेस देन 15 में सिर्फ एक ही आई डी है और वो किसके करस्पॉन्डिंग है, दिस इज करस्पॉन्डिंग टू 10। तो यहाँ पे एक ही आईडी है जिसकी वैल्यू लेस देन 15 है और वो कितना हो गया 10। ये बात समझ में आ गई। अब इन्हीं से रिलेटेड अब आप क्या करेंगे, जो वो ज्वाइन ऑपरेशन कर रहा है ए यूनियन बी का सी के साथ, इसका मतलब इनसे जो हमारे 5 टपल्स आए हैं, देखिए इनसे जो 5 टपल्स आए हैं उनका यूनियन होगा इसके साथ, लेकिन 5 टपल्स कौन कौन से होंगे, इस कंडीशन के बेस पे, या तो उसकी आईडी 99 से क्या होगी 99 होगी, या आईडी क्या होगी 10 होगी। दो ही हमें टपल यहाँ पे ऐसे मिले हैं, या तो आईडी 99 या आईडी 10। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबॉडी। तो आइए इसी के बेसिस पे अब हम देखते हैं कितने टपल्स हमारे पॉसिबल बनते हैं, उसी के बेसिस पे दैट विल बी आवर फाइनल रिजल्ट। तो कैसे बनेगा, देखिए अगर मैं यूनियन करने जा रहा हूं तो मुझे देखना डिसिमिलर कितने हैं, तो मेरे यूनियन में कितने फील्ड है, आई एम हैविंग 5 फील्ड्स, लेकिन मैं इसका सी के साथ यूनियन कर रहा हूं, किसके साथ, वो सॉरी ज्वाइन कर रहा हूं सी के साथ, और सी के अंदर कितने टपल्स है 2। तो आप डायरेक्टली भी लिख सकते हैं कि इसके अंदर कितना आंसर होगा, द आंसर विल बी, इसका आंसर कितना गिवन है, आई मीन जो ऑप्शंस गिवन है 7 4। तो आप देखेंगे 5 आपको यूनियन से मिले, 2 आपको इधर से मिले, तो ये क्या होंगे एक दूसरे से बनाएंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो टोटल वैल्यूज कितनी हो जाएंगी, दे कम्स आउट टू बी 7। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा, लेकिन वो वैल्यूज कैसे आएंगी, देन वी कैन मेक द टेबल। तो इस टेबल को आप कैसे बनाएंगे, अब आप अभी तो ऊपर आपने ए यूनियन बी बनाया है, नाउ यू विल ड्रॉ ए टेबल फॉर ए यूनियन बी विद ज्वाइन ऑपरेशन, जहां पे ए डॉट आई डी की जो वैल्यू है उसने कहा है फिल्टरिंग करनी है आपको, ग्रेटर देन 40 है, और जो सी डॉट आई डी है, और जो सी डॉट आई डी है उसकी वैल्यू लेस देन 15 है, कितनी है लेस देन 15, और ये ज्वाइन ऑपरेशन किसके साथ होना है, इट हैज टू बी परफॉर्म विद सी। ये बात समझ में आ गई। आइए टेबल बना लेते हैं, लेट अस ड्रॉ ए टेबल करस्पॉन्डिंग टू इट। बस ये जो अब हम टेबल ड्रॉ कर रहे हैं दैट विल बी द फाइनल आंसर। इसी से हमें पता चलेगा कि इसके अंदर कितने टपल्स हैं। तो ज्वाइन ऑपरेशन में आप जानते ही हैं कि जो कॉमन वाले फील्ड हैं वो एज इट इज आ जाएंगे, तो कितने फील्ड हो जाएंगे इसके अंदर, जब आप ज्वाइन ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं इसके अंदर कितने फील्ड है 3, और जो सी वाला टेबल है उसके अंदर भी कितने फील्ड है 3, तो टोटल कितने फील्ड्स आ जाएंगे ज्वाइन वाली टेबल में 6 फील्ड। तो दीज 6 फील्ड्स कौन कौन से होंगे, आइए देखते हैं। द फर्स्ट वन इज आईडी, माय गॉड थोड़ी ड्राइंग ऐसी ही है। फर्स्ट वन इज आईडी, सेकंड अगर आप देखेंगे तो नेम, दिस इज आईडी, सेकंड वाला क्या हो गया नेम। इसके बाद एज, जो फर्स्ट टेबल है, ऊपर वाली टेबल को देख के बना लीजिए आप एज, और नेक्स्ट वाले में क्या आएगा अगेन आईडी आएगी, देयर इज अगेन आईडी, और आईडी के बाद फोन, और फोन के बाद एरिया, फोन के बाद एरिया, दिस इज एरिया। तो ये आपके पूरे 6 कॉलम हो गए, दीज आर द 6 कॉलम्स। थोड़ी ड्राइंग ऐसे ही है, सो आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। तो ये आपने बना लिया यहाँ पे। द नेक्स्ट इज ये आप बना लीजिए। अब देखते हैं ये 1 बाय 1 कितने हमें इसके अंदर टपल्स मतलब रो बनेंगे हमारे।
तो देखिए फर्स्ट वाला, पहले तो हमें ये देखना है, कंडीशन का भी ध्यान रखना है कि आईडी उसके करस्पॉन्डिंग कितनी होनी चाहिए, या तो जो अभी हमने देखा है ए डॉट आई डी तो ग्रेटर देन 40 होनी चाहिए, और जो सी डॉट आई डी है वो क्या होनी चाहिए, लेस देन 15। इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखना है। तो इसमें हमने देखा था कि हमारी 3 ही एंट्री है, आई मीन 2 एंट्री आ रही है जो इसके करस्पॉन्डिंग फुलफिल कर रही है। तो देखिए क्या कहता है जी, 12 अरुण, पहला आ जाएगा हमारा 12 अरुण, और इसकी एज कितनी है 60, और इसके करस्पॉन्डिंग जो आईडी होगी, ये आईडी किसके करस्पॉन्डिंग आ जाएगी, 10 के करस्पॉन्डिंग, और 10 के करस्पॉन्डिंग जो फोन है और आईडी है वो एलईडीज आ जाएंगे। दिस इज 10, 2200 एंड देन 2। ये ज्वाइन ऑपरेशन हम परफॉर्म कर रहे हैं। इसके बाद ये हमारा फर्स्ट रो आ गया। आइए देखते हैं सेकंड रो क्या होगा। इफ यू आर हैविंग एनी क्वेरी देन यू कैन पोस्ट इट इनटू द चैट। इसके बाद आप देखेंगे जो सेकंड हमारी रो आएगी दैट विल बी से 15, और 15 के करस्पॉन्डिंग क्या होगा, श्रेया, और श्रेया की एज है 24, और इसकी भी देखिए अब क्या होगा, पहले ये सारे टपल 10 के करस्पॉन्डिंग जाएंगे, फिर किसके करस्पॉन्डिंग जाएंगे, 99 के। सो यू मस्ट कीप इट इन योर माइंड। ये 10 हो गया, और ये वैल्यू भी 10 हो जाएगी, और इसके करस्पॉन्डिंग जो फोन होगा 22, और इसका कोड कितना है 2। श्रेया के बाद जो नेक्स्ट है, द नेक्स्ट वन इज, मतलब सी डॉट आई डी जब लेस देन 10 है तो ये सारे के सारे ज्वाइन हो जाएंगे सी डॉट आई डी डॉट सॉरी लेस देन 10 के लिए, जिसमें एक ही टपल आ रहा है 10 वाला, तो ये सारे के सारे पहले उसके साथ जाएंगे। चलिए तो अब ऐसे फिर 99 रोहित, देयर इज अनदर 99, आप समझ जाएंगे दिस इज करस्पॉन्डिंग टू रोहित, और इसकी एज है 11, और ये भी 10 के साथ ही जाएगा, फोन 2200 और आई डी इज 2। ये हमारा थर्ड हो गया, थर्ड टपल। इन द सेम वे अब हम फोर्थ की तरफ मूव करेंगे। सो दिस इज 25 एंड द नेम इज हरी, हरी के आगे जाएंगे, सो दिस इज 40, इसका भी 10 ही होगा, और फोन क्या हो जाएगा 2200, और एरिया कोड इज 2, एरिया कोड रिमेन्स 2। इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट की अगर बात करते हैं, 25 के बाद क्या हो गया 98। एक मिनट, हमने जो यहाँ पे देखा था, हमारी जो वैल्यूज थी 12 श्रेया, और उसके बाद जो हमारा ए डॉट आई डी ग्रेटर देन 40, अच्छा ए डॉट आई डी ग्रेटर देन 40, तो हमने लिया 99 करेक्ट। इसके बाद हमारे पास आ गया 25 हरी, यस दिस इज आल्सो करेक्ट। इसके बाद क्या हो गया 98 रोहित, दिस इज 98 एंड रोहित, इसकी आईडी इसकी एज कितनी है 40, और ये भी किस आईडी के करस्पॉन्डिंग जाएगा 10 के करस्पॉन्डिंग, और फोन 2200 एंड देन एरिया इज 2। इसके बाद जो नेक्स्ट आएगा, अब वो किसकी बारी आएगी, जब उसका कोड जो यहाँ पे वैल्यू आ रही है ए डॉट 90 की, ए डॉट आई डी ग्रेटर देन 40 में जो हमने टेबल से देखा था उसकी वैल्यू कितनी आ रही थी, ओनली 99। कितनी वैल्यू आ रही थी 99। तो बाकी के दो, ये जो बाकी के हैं ये किसके साथ जाएंगे, 99 रोहित के साथ जाएंगे। तो अब अगर मैं दोनों की बात करता हूं तो देखिए 99 रोहित भी है, और दूसरा मेरे पास 98 रोहित भी है, जो मेरा यूनियन था। यूनियन में आप देखेंगे मेरे पास 99 रोहित भी है और 98 रोहित भी है। इस चीज का आप ध्यान रखना। ये मैं दोनों की बात क्यों कर रहा हूँ, वाई आई एम टॉकिंग अबाउट दीज 2 डिफरेंट रोहित्स, ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये उसकी कंडीशन को फुलफिल कर रहे हैं जो उसने सेकेंड वाली कंडीशन दी है कि अब ये, क्योंकि ये 99 के साथ जा रहा है और इसका एरिया कोड कितना है 1 है, तो 99 और 98 दोनों के दोनों इसके साथ जाएंगे। सो नाउ द रिमेनिंग टपल्स विल बी से दिस इज 99 रोहित, और इसकी 99 रोहित की एज कितनी है 11, और इसका एरिया कोड कितना, इसकी आईडी कितनी हो जाएगी 99। ये किसके करस्पॉन्डिंग जा रहा है 99 के, और फोन हो गया 22, और आईडी कितनी हो जाएगी, आईडी विल बी 01, क्योंकि ये जो आप प्रीवियस टेबल देखो जो उसने सी वाली दी है, तो इस सी वाली के केस में आप देखेंगे 2100 है 99 के करस्पॉन्डिंग, और एरिया 1 है। इन द सेम वे अब हमारे पास बचता है नेक्स्ट विच इज 98 रोहित, दिस इज 98 रोहित, और इसकी एज कितनी है 20, ये भी 99 के करस्पॉन्डिंग जाएगा। सो दिस इज नॉट 2200, दिस इज 2100 फोन एंड 01 कोड। तो देखिए इस तरह से अगर आप देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ दिस कंडीशन हमें कितने टपल्स मिले यहाँ पे, लेट अस काउंट द नंबर ऑफ टपल्स, दिस इज 1 2 3 4 5 6 एंड 7। सो ऑल टुगेदर हाउ मेनी टपल्स आर देयर, 7। इस एक्सप्रेशन को इवेल्युएट करने के बाद, सो ऑप्शन ए इज द
करेक्ट ऑप्शन। तो डियर स्टूडेंट, इसी टाइप के क्वेश्चन देखिए यूजुअली पूछे जाते हैं अगर आप देखेंगे तो। ये अभी हमने इसका फर्स्ट पार्ट किया है इस गिवन डाटा के बेस पे, क्योंकि ये लिंक प्रॉब्लम थी 2012 में। आइए देखते हैं इसका सेकंड पार्ट क्या है, दैट इज सेकंड क्वेश्चन नंबर 2। उसमें इसने अलग तरीके से क्वेरी को प्रेजेंट किया है। ये तो गिवन थी किसके बेसिस, ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशनल अलजेब्रा। यहाँ पे उसने एसक्यूएल क्वेरी दी है और उसके बेसिस पे उसने आपसे क्वेश्चन पूछा। ये भी 2 मार्क्स का है, प्रीवियस वाला भी 2 का था, टोटल 4 मार्क्स में था। सो हाउ मेनी टपल्स, that is how many tuples does the result of the following SQL query contain select। तो ये तो हमने देखा ही था कि पहले कोई भी अगर एसक्यूएल क्वेरी होती है तो रिलेशनल अलजेब्रा क्वेरी में इंटरनली करेक्ट होती है, जो मैंने प्रीवियस सेशन में आपको बिगनिंग में बताया था। सेलेक्ट से ए डॉट आई डी सेलेक्ट करना है फ्रॉम ए का मतलब ए टेबल से करना है। वेयर कंडीशन दे दी उसने और उसके अंदर उसने सब क्वेरी लगा दी। वेयर ए डॉट एज, क्या कह रहा है जी वो, ए डॉट एज इज ग्रेटर देन ऑल, और इसके अंदर फिर से उसने सेलेक्ट लगा दिया। सेलेक्ट बी डॉट एज। देखिए आपको इस क्वेश्चन को करके आपका कॉन्फिडेंस और बूस्ट हो जाएगा। फ्रॉम बी, वेयर, किसकी बात कर रहे हैं, वेयर बी डॉट नेम इज इक्वल टू अरुण, बी डॉट नेम इज इक्वल टू अरुण। ये उसने कंडीशन दे रखी है और इसके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए इज 4, ऑप्शन बी इज 3, ऑप्शन सी इज 0 एंड ऑप्शन डी इज 1। ये डिफरेंट ऑप्शंस गिवन है। तो आप सब लोग इसको इवेल्युएट करें एंड लेट मी नो द आंसर। आप सभी लोग सॉल्व करें इसको। तो जैसे मैंने आपको बताया था, फिर से मैं बता रहा हूं, नेस्टेड क्वेरी में जो इंटरनल क्वेरी होती है उसको इवेल्युएट करने के बाद जो रिजल्ट आता है इट वर्क्स एज ए कंडीशन फॉर द आउटर क्वेरी। इस चीज का बिल्कुल आपको ध्यान रखना है। इंटरनल क्वेरी का जो रिजल्ट है इट वर्क्स एज ए कंडीशन फॉर द आउटर क्वेरी। सो कीप इट इन योर माइंड एंड फाइंड आउट द सॉल्यूशन। तो देखिए अगर हम इसको लेके चलते हैं, इस चीज को अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो देखिए इसके अंदर क्या होगा। इसने क्या दिया, सेलेक्ट बी डॉट एज फ्रॉम बी वेयर बी डॉट नेम इज इक्वल टू अरुण। आइए बी टेबल में चलते हैं। बी डॉट एज कॉलम को सेलेक्ट करना है फ्रॉम बी टेबल जहां पे बी डॉट नेम इज इक्वल टू अरुण हो। तो आइए देखते हैं कि बी डॉट टेबल में अरुण कहाँ है। तो बी टेबल में अगर हम आते हैं तो देर इज नो नेम अरुण, इसमें कोई भी अरुण एग्जिस्ट नहीं करता। देर इज नो अरुण, ये आपने देख लिया, अरुण इसके अंदर एग्जिस्ट नहीं करता। तो जब अरुण एग्जिस्ट नहीं करता तो इसका रिजल्ट ये क्या, इसको क्या मिलेगी यहाँ पे वैल्यू, बी डॉट एज में उसको क्या मिलेगा, यहाँ पे इस क्वेरी का रिजल्ट आएगा नल। क्या रिजल्ट करेगा, क्योंकि अरुण एग्जिस्ट ही नहीं करता, सो इट विल रिटर्न नल। क्या रिटर्न करेगा, नल। अब ये देखेगा यहाँ पे वेयर ए डॉट एज इज ग्रेटर देन नल। देखिए अब इसमें जो कंडीशन बन गई वो कंडीशन देखिए, इसने नल रिटर्न किया। तो अब ये क्वेरी बेसिकली कैसे कन्वर्ट होगी, देखिए नाउ दिस क्वेरी इज कन्वर्टेड इनटू सेलेक्ट ए डॉट आई डी फ्रॉम ए वेयर ए डॉट एज इज ग्रेटर देन नल। ये बात समझ में आ गई, क्योंकि जो इनर क्वेरी है, क्योंकि अरुण नाम का कोई पर्सन एग्जिस्ट नहीं करता था या यू कैन से स्टूडेंट एग्जिस्ट नहीं करता था, तो इसने उसको रिटर्न किया नल को। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू होगी ए डॉट एज इज ग्रेटर देन नल। ये बात सभी को क्लियर है। अब ए डॉट एज में अब वो कहता है कि ए डॉट आई डी रिटर्न करो। देखिए बिल्कुल समझ लीजिए, फ्रॉम टेबल ए वेयर ए डॉट एज इज ग्रेटर देन नल, आप समझ लीजिए। तो अब इस केस में वो क्या क्या रिटर्न करेगा, व्हाट इट विल रिटर्न। तो आप यहां पे देखेंगे इट विल रिटर्न ओनली, क्या क्या रिटर्न करेगा वो, इट विल रिटर्न
ओनली दिस वन। आप बात समझ रहे हो? क्या रिटर्न करेगा? आईडी, हाँ, इसके बेसिस पे उसमें से उसको रिटर्न क्या करना है? इट हैज टू रिटर्न द टपल, किसके करस्पॉन्डिंग? ए डॉट आई डी इज ए फील्ड, और उसको रिटर्न क्या करना है? टपल करना है। किसके करस्पॉन्डिंग करना है? जिनकी एज ग्रेटर देन नल है। तो ए के अंदर जितने भी टपल्स होंगे वो सारे रिटर्न कर देगा, 1 2 3, तीनों के तीनों ये रिटर्न हो जाएंगे। इंस्टेड ऑफ सेइंग दैट पार्ट, एक्चुअली दिस आउटर क्वेरी विल रिटर्न ओनली दिस पार्ट। तो तीनों के तीनों टपल रिटर्न हो जाएंगे। सो आंसर क्या हो जाएगा? इट विल रिटर्न ऑल द थ्री टपल्स, ऑल द थ्री टपल्स, ऑल द थ्री टपल्स ये रिटर्न करेगा। तो ये ऑल द थ्री टपल्स रिटर्न करेगा, तो आपका ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ये क्लियर है सभी को किस तरह से क्वेरीज वर्क करती हैं? आइए देखते हैं एक और प्रॉब्लम जो कि देखिए थोड़ी सी डिफरेंट टाइप की है। देखिए इसके क्वेश्चंस थोड़े बड़े बड़े आते हैं, लेकिन एक चीज बिल्कुल ध्यान रखना कि बड़े क्वेश्चन को देख के कुछ बच्चे घबरा जाते हैं और उसको अटेम्प्ट नहीं करते। मैं आपको ये सजेशन देता हूं, देखिए जब भी इस टाइप की प्रॉब्लम अगर एग्जामिनेशन में आती है तो आप बिल्कुल भी ना घबराएं। आपको अगर लगता है तो कहीं ना कहीं आप उसे रियल लाइफ से भी कनेक्ट करके देख सकते हैं। आपको अगर लगता है कि इसमें बड़ी कॉम्प्लेक्सिटी है तो आप एक एक्सेल का व्यू ले लें। अच्छा, अगर मैं एक्सेल में ऐसे काम कर रहा होता तो कैसे रिजल्ट आता, तो अभी आप इजीली उसके सॉल्यूशन तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, बाकी तो जो हमने कॉन्सेप्ट डिस्कस किए थे वो कॉन्सेप्ट एनफ है एसक्यूएल से रिलेटेड। सब क्वेरी को बस सब क्वेरी में आप यही मान के चलना कि सब क्वेरी का इतना ही कंट्रीब्यूशन है कि वो एक वैल्यू रिटर्न करती है जो कि आउटर क्वेरी के लिए कंडीशन का वर्क करती है। बाकी सारा काम ऐसे ही होता है। बाकी सारा काम ऐसे ही होता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम, और ये गेट 2011 में पूछी गई है। दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ गेट 2011। आइए समझते हैं प्रॉब्लम क्या है। इसमें देखेंगे कंसीडर ए डेटाबेस टेबल, कंसीडर ए डेटाबेस टेबल, ए डेटाबेस टेबल। तो साथ साथ आप आई होप के कॉपी भी कर रहे होंगे। अच्छा, स्टूडेंट की आजकल काफ़ी क्वेरीज आ रही है रिलेटेड टू हाउ टू डू रिवीजन। अगर आप लोगों की कोई रिवीजन से क्वेरी है देन यू कैन रेज दैट क्वेरी कि रिवीजन कैसे करें या क्या करें। कंसीडर ए डेटाबेस टेबल टी containing two columns x and y, containing two columns x and y, each of type integer, each of type integer। इसके बाद उसने कहा है आफ्टर द क्रिएशन ऑफ द टेबल, आफ्टर द क्रिएशन ऑफ द टेबल one record x is equal to 1 comma y is equal to 1 is y is equal to 1 is inserted in the table, is inserted in the table। देखिए ये क्वेश्चन आपको देखने में काफ़ी बड़ा लगेगा जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, लेकिन जब आप इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे तो आप देखेंगे कि अच्छे तो बाकी इसने डिस्क्रिप्शन दे रखा है। कई बार वो बड़ा क्वेश्चन इसलिए भी हो जाता है वो उसको डिस्क्राइब करता है, तो डिस्क्राइब करने में कई बार वो टर्म्स को डिस्क्राइब करता है, लेकिन बच्चे सोचते हैं कि यार ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, इसको छोड़ देते हैं। आप लोगों को लेकिन ऐसा नहीं करना है। टेबल वो क्या कहता है जी, लेट एम एक्स, देखिए अब ये एक्सप्लेन कर रहा है, एम एक्स एंड एम वाई डिनोट the respective maximum values, my denotes the respective maximum values of x and y, of x and y
among all records in the table, among all records in the table, all records in the table at any point in a time, at any point in time, at any point in time, using mx and my, using mx and my, new records are inserted, new records are inserted, new records are inserted in the table. तो देखिए स्टूडेंट्स, आप लोग ना ये चीज़ें किया जरूर करो इन द टेबल. ये जैसे कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, छोड़ो यार, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, जब आप लिख के प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं तो लिखते लिखते ही आपका चीज़ें क्लियर हो जाती हैं. तो इसको आपको अवॉइड नहीं करना, क्योंकि आप लिखेंगे तो आपकी रीडिंग हैबिट बिल्डअप होंगी. ये आपने देखा भी होगा. हाँ, न्यू रिकॉर्ड्स आर इंसर्टेड इन द टेबल. 128 times, 128 times with x and y values, with x and y values, with x and y values, x and y values, आई क्या कहता है, being x और y की जो वैल्यू है, being, दिस इज mx प्लस 1, ये गिवन है, mx प्लस 1 कॉमा ट्वाइस ऑफ my प्लस 1, ट्वाइस ऑफ my प्लस 1 रेस्पेक्टिवली, रेस्पेक्टिवली, फुल स्टॉप. उसके आगे देखिए वो क्या कहता है, उसके आगे कहता है इट मे बी नोटेड दैट, it may be noted that, it may be noted that each time after the insertion, each time after the insertion, after the insertion, values of mx and my change, values of mx and my change. What will be the output of following SQL query? What will be the output of, will be the output of the output of, किसकी आउटपुट की बात कर रहा है, द फॉलोइंग क्वेरी, ऑफ द फॉलोइंग क्वेरी, और ये क्वेरी कौन सी है, एसक्यूएल. आफ्टर द स्टेप्स mentioned above are carried out, after the steps mentioned about, above, not about, this is above, are carried out, are carried out. इसके आगे उसने मेंशन किया है, ये जो एसक्यूएल क्वेरी है वो क्या है, दिस इज सेलेक्ट, सेलेक्ट y फ्रॉम t, from table is t, where x is equal to 7, where x is equal to 7. इसके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए इज 127, ऑप्शन बी इज 255, ऑप्शन सी इज 129 एंड ऑप्शन डी इज 257. देखिए ये 2 मार्क्स की प्रॉब्लम है और ये एग्जामिनेशन में पूछी गई है. तो आप सभी लोग इसको सिंप्लीफाई करें,
एंड लेट मी नो द आंसर। इसके आंसर को डिस्कस करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि जो चीज़ मैंने अभी आपको एक्सप्लेन करी थी कि भाई आपको पहले क्वेश्चन को प्रॉपरली रीड आउट करना है। कई बार देखिए, देखने में ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम आपको लग रही होगी और जब आप एग्जामिनेशन में अपियर करेंगे तब भी आप फील करेंगे यार ये तो काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम है। लेकिन जब भी इस टाइप की प्रॉब्लम है तो आप उसके लिए एक एग्जाम्पल कंसिडर करें और उस एग्जाम्पल के थ्रू उसको सिंप्लीफाई करें। तो आइए देखते हैं क्या कहता है। देखिए क्वेश्चन में कंसिडर, उसने कहा है कंसिडर ए डाटाबेस टेबल टी। चलिए जी, एक टेबल टी है, ये हमने कंसीडर कर ली। उसके बाद क्या कहता है, 2 कॉलम्स एक्स एंड वाई। देखिए जैसे जैसे ये कह रहा है इसको आप बनाते चले जाइए। हाँ, उसने कहा कि भाई आपके पास एक टेबल टी है। देखिए हम सॉल्यूशन डिस्कस कर रहे हैं। सपोज करो आपके पास एक टेबल टी है और इसके अंदर एक्स और वाई 2 कॉलम है। देयर आर 2 कॉलम्स, वन इज एक्स एंड अनदर इज वाई। चलिए जी, हमने ये बना लिया कैसे, दिस इज एक्स एंड दिस इज वाई। जैसे जैसे ये कहता जा रहा है वैसे वैसे हम उसको आगे सॉल्व करते चले जाएंगे। ऑफ टाइप इंटीजर, दोनों की दोनों वैल्यूज कैसी है, इंटीजर है। चलिए ये भी क्लियर हो गया, कोई फ्रैक्शन वैल्यू नहीं है। आफ्टर द क्रिएशन ऑफ टेबल वन रिकॉर्ड x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 1 इज इंसर्टेड इनटू द टेबल। देखिए x की भी वैल्यू 1 है और y की भी वैल्यू क्या है, 1 है। ये टेबल के अंदर इंसर्ट कर दिया गया। इसका मतलब ये यहाँ पे वैल्यूज आएगी 1 1। ये इनिशियल टेबल है। इसके आगे देखिए वो क्या कहता है। इसके आगे कहता है लेट mx एंड my। देखिए यहाँ तक कि हमने जो अभी गिवन डेटा था इसके बेसिस पे हमारी एक टेबल बन गई जिसमें x और y कॉलम है और उनकी इनिशियल वैल्यू क्या, 1 1। यहाँ तक क्लियर है। उसके आगे देखिए लेट mx एंड my denotes the respective maximum values of x and y among all records in the table at any point in time। मतलब ये mx और my मैक्सिमम वैल्यूज है किसकी, विद रेस्पेक्ट टू एक्स और वाई अमंग ऑल द रिकॉर्ड्स, जितने भी रिकॉर्ड उस टेबल के अंदर है। यूजिंग एम एक्स एंड एम वाई न्यू रिकॉर्ड्स आर इंसर्टेड। एम एक्स और एम वाई का यूज करके हम नए रिकॉर्ड टेबल के अंदर इंसर्ट करते हैं और कितने टाइम्स करते हैं, 128 टाइम। कितने टाइम्स इंसर्ट करते हैं जी हम, 128 टाइम्स। विद एक्स एंड वाई वैल्यूज बीइंग, लेकिन एक्स और वाई की वैल्यू क्या चूज करते हैं, एक्स की वैल्यू होती है एम एक्स प्लस 1 और वाई की वैल्यू क्या होती है 2my प्लस 1। देखिए हमें जो रिकॉर्ड इंसर्ट करने हैं कितने टाइम्स करने हैं जी, इंसर्शन करना है रिकॉर्ड का, इंसर्ट रिकॉर्ड्स हाउ मेनी टाइम्स, 128 टाइम्स। ये उसने गिवन है। ये सारा डाटा जो भी हम यहाँ पे लिख रहे हैं सारा गिवन है। उसके बाद वो कहता है जी जो x की वैल्यू होगी दैट विल बी mx प्लस 1 और जो y की वैल्यू होगी द वैल्यू ऑफ y विल बी ट्वाइस ऑफ my प्लस 1। क्या होगी, my प्लस 1 होगी। ये बात समझ में आ गई, ये गिवन है। अब आगे देखते हैं क्या कहता है। इट मे बी नोटेड दैट ईच टाइम आफ्टर द इंसर्शन वैल्यूज ऑफ mx एंड my चेंज। बिल्कुल सही बात है, हर बार जब इंसर्ट करेंगे तो mx और my की वैल्यू क्या हो जाएंगी, चेंज हो जाएंगी। इसका मतलब जो नई वाली वैल्यू होंगी वो mxy बन जाएंगी, क्योंकि ऊपर उसने मेंशन कर दिया है mx एंड my। समझ लीजिए denotes the respective maximum values of x and y among all the records। तो ये बार बार चेंज होगा, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। इट विल चेंज, क्योंकि जैसे कोई नई वैल्यू होगी अगर वो लार्जर होगी तो नए mxy ये बन जाएंगे। ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद क्या कह रहा है, अब ये कहता है जी व्हाट विल बी द आउटपुट, व्हाट विल बी द आउटपुट, दिस इज द THE द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग क्वेरी आफ्टर स्टेप्स मेंशन्ड अबव आर कैरिड आउट। बस ये ध्यान रखना है। तो ये क्वेरी क्या कहता है जी, सेलेक्ट करना है y को फ्रॉम टेबल T वेयर x इज इक्वल टू 7। ये हमें सेलेक्ट करना है। ये बात समझ में आ गई। और कितने टाइम हमारे रिकॉर्ड कैरिड आउट होने हैं, वी हैव टू कैरिड आउट 128 टाइम। आप बात समझ रहे हैं, कितने टाइम करने हैं, 128 टाइम। आप ये ध्यान रखना इनिशियली x और y की वैल्यू दे रखी है, तो जो ये इनिशियल वैल्यू है इसका मतलब क्या हुआ, इनिशियली mx की वैल्यू भी 1 है, एक ही एंट्री है इसके अंदर, और my की वैल्यू भी क्या है, 1 है। ये यहाँ तक का डाटा जो मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, इट इज गिवन ओवर हियर। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या करते हैं, अब हम अलग अलग वैल्यूज चूज करते हैं x की और y की, क्योंकि mx और my ये है। इसी के बेसिस पे हम नई वैल्यू ऑफ x और y को फाइंड आउट करेंगे और नए रिकॉर्ड को हम क्या करेंगे, इंसर्ट करेंगे। चलिए ये तो इनिशियली था, अब मैं फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ। फर्स्ट टाइम मैं क्या कर रहा हूँ जी, मेरे पास जो अब x की जो नई वैल्यू आएगी, मैं पहला रिकॉर्ड इंसर्ट कर रहा हूँ। इंसर्टिंग द, लेट अस इंसर्ट द फर्स्ट रिकॉर्ड। मैं कहता हूँ जी, मैं लिख देता हूँ इसको, लेट अस इंसर्ट द फर्स्ट रिकॉर्ड। हमने लिखा है यहाँ पे लेट अस इंसर्ट द फर्स्ट रिकॉर्ड।
द फर्स्ट रिकॉर्ड, एक तो गिवन है लेकिन एक अपनी तरफ से जो हम फर्स्ट रिकॉर्ड इंसर्ट कर रहे हैं हम उसकी बात कर रहे हैं। तो अब इसके अंदर x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x इज इक्वल टू एम एक्स प्लस वन। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, दिस इज एम एक्स प्लस वन। तो व्हाट विल बी इट्स वैल्यू, एम एक्स प्लस वन में कितनी वैल्यू होगी, दिस इज वन प्लस वन इज इक्वल टू टू। एंड व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ y, y को क्या कहा उसने, टू एम वाई प्लस वन। तो इट विल बी टू इंटू एम वाई की वैल्यू कितनी इनिशियली, वन प्लस वन। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, टू प्लस वन इज इक्वल टू थ्री। तो अब जो मेरा सेकंड रिकॉर्ड टेबल के अंदर आएगा, देखिए मैं टेबल को एक तरफ बना देता हूं और उसको हम आगे एक्सपेंड करते चले जाएंगे। थोड़ा सा ये ड्राइंग में हाथ तंग, पता नहीं आप लोगों का तो कितना अच्छा होगा, बट लेट्स सी, कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा आपको, डोंट वरी। तो यहाँ पे हम देखते हैं, से दिस इज एक्स एंड दिस इज वाई। पहली वैल्यूज यहाँ पे ऑलरेडी थी विच आर वन वन। अब हमने नई वैल्यू इंसर्ट कर दी और इसकी वैल्यू कितनी होगी, से टू एंड थ्री। ये बात समझ में आ गई। लेकिन जो मैक्सिमम वैल्यू होंगी दे विल रिप्रेजेंट द न्यू एम एक्स और एम वाई। तो देखिए अब एम एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो यहाँ पे अब हमें जो न्यू एम एक्स मिला, अब न्यू एम एक्स की वैल्यू कितनी होगी, टू, क्योंकि ये मैक्सिमम वैल्यू है, और एम वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, थ्री। ये बात समझ में आ गई सभी को। बस अब हम सेकेंड रो को इंसर्ट करेंगे, भाई हम अपनी तरफ से सेकंड कर रहे हैं, एक तो ऑलरेडी इंसर्टेड है। फिर से जब हम इंसर्ट करेंगे, व्हाट विल बी द न्यू एक्स इज इक्वल टू एम एक्स प्लस वन, क्योंकि ये गिवन है जी, एम एक्स प्लस वन के अकॉर्डिंग जाएगा और वाई ऐसे इंक्रीज होगा। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, टू प्लस वन इज इक्वल टू थ्री। एंड व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इट कम्स आउट टू बी टू इंटू एम वाई, दिस इज टू इंटू थ्री प्लस वन, सो इट कम्स आउट टू बी सेवन। तो आपने देखा कि जो नई वैल्यू है एक्स और वाई की, वो कितनी आ गई, से दिस इज थ्री, और ये वैल्यू कितनी आ गई, सेवन, दिस इज सेवन। ये बात समझ में आ गई। बस अब हमारे पास जो न्यू एम एक्स हो जाएगा, नाउ न्यू एम एक्स इज थ्री एंड न्यू एम वाई, क्योंकि ये मैक्सिमम वैल्यूज इन द टेबल है, जितने भी रिकॉर्ड्स हैं उनकी मैक्सिमम वैल्यू इन रो एंड आई मीन मैक्सिमम वैल्यू इन फर्स्ट कॉलम एंड मैक्सिमम वैल्यू इन द सेकंड कॉलम। तो न्यू एम एक्स एम वाई ये होगी। इसी से हम जनरलाइज कर लेंगे इसको, डोंट वरी। अभी दो तीन स्टेप्स और करने पड़ेंगे, क्योंकि 128 तो इंसर्शन हम करेंगे नहीं, लेकिन दो चार करने के बाद आपको आइडिया लग जाएगा कि उसकी वैल्यू फाइनली क्या होने जा रही है। आइए देखते हैं थर्ड वाला। जब आप थर्ड इंसर्शन करते हो तो व्हाट विल बी द न्यू वैल्यू ऑफ एक्स, it comes out to be mx plus 1, 3 plus 1 is equal to 4. And what will be the new value of y, it comes out to be 2my plus 1, this is 2 into 7 plus 1, so it comes out to be 15. कितनी वैल्यू आ जाएगी, 15। तो नई वैल्यू आपकी चली जाएगी यहाँ पे जी, ये वैल्यू होगी 4 और ये वैल्यू कितनी होगी, 15। कितनी होगी, 15। ऐसी सेम अब ये न्यू बन जाएगा। अब देखिए इसी से आप खुद से ड्रॉ कर सकते हो। इसका मतलब क्या हुआ जी, न्यू एम एक्स इज इक्वल टू 4 हो गया एंड न्यू एम वाई इज इक्वल टू कितना हो गया, 15। अब इसी में देखिए खुद से 4 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 5। देखिए ये तो 1 बाई 1 इंक्रीज करेगी, ये तो 1 बाई 1 इंक्रीज करेगी, ये 1 इंक्रीज करेगी। यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसका मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 1, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इट कम्स आउट टू बी 31। ये बात समझ में आ गई। तो देखिए अब आपको ये कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्टली वैसे तो इनिशियली भी कर सकते थे, लेकिन अब आपको समझ में आ गया कि बेसिकली वो पूछ क्या रहा है। तो आपने देखा जब यहाँ पे आई एक्स की वैल्यू 6 होगी तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 1, 62 प्लस 1 इज 63। इसके बाद देखिए सेवंथ के केस में जब वो जाएगा तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 1, तो 126 प्लस 1 कितना हो गया, 127। यही तो उसने पूछा है आई थिंक। देखते हैं वो कहता है जी जब हाँ जब ये 128 टाइम चलेगा, जब ये 120 सॉरी जब वेयर x की वैल्यू 7 है तो ये रिटर्न करना है उसको y। तो x की वैल्यू जब 7 है, दिस इज x बेसिकली, ये x की वैल्यू करंट x की वैल्यू 7 है और ये करंट y की वैल्यू 127 है। तो ये क्या रिटर्न कर देगा फाइनली, इट विल रिटर्न 127। कितना रिटर्न कर देगा, इट विल रिटर्न 127। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबडी। अगर इसके आगे वाले स्टेप्स में भी वो पूछता कि जब x की वैल्यू 7 है तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 1, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इट कम्स आउट टू बी 255। भाई ये यहाँ पे 8 आ गया और ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, इट कम्स आउट टू बी 255 एंड सो ऑन। ये चलता चला जाएगा। ये क्लियर है सभी को। तो इसी तरह से चीजें आपकी वर्क करती है। तो देखिए कई बार क्या होता है, क्वेश्चन बड़ा मैथमेटिकल हो जाता है और आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है कि प्रॉब्लम का साइज देख के। बहुत से बच्चे क्वेरीज को देख के यार छोड़ो मुझे तो इसमें प्रॉब्लम होती है, लेकिन आपने ऐसा नहीं करना है, क्योंकि आपको अच्छी रैंक लेके आनी है। और अच्छी रैंक के लिए मैं हमेशा स्टूडेंट को बताता हूँ, आप कितनी भी प्रैक्टिस कर लो या आप कितनी भी प्रॉब्लम्स लगा लो,
जब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक आप चीज़ों को नहीं कर पाएंगे। तो मैं यहाँ पे एक चीज़ थोड़ा सा मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस कर देता हूँ कि माई सेल्फ इरफान अली एंड आई एम हैविंग मोर देन 16 years of teaching experience in guiding the students for the preparation of गेट एग्जामिनेशन। तो इस केस में आप देखेंगे मेरा अपना एक यूट्यूब चैनल भी है। माई YT चैनल इज वाईफाई हेल्पमेट। तो इस पे एप्टीट्यूड की वीडियोस पड़ी हुई हैं, मतलब पड़ी क्या, मैं रेगुलरली लाइव सेशन उस पर लेता हूँ विच इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। तो उसमें आप वॉच कर सकते हैं। गेट और कैंपस प्लेसमेंट दोनों के लिए ही हेल्पफुल है वाईफाई हेल्पमेट। तो इसमें पाइथन प्रोग्रामिंग, एप्टीट्यूड और जो गेट की वीडियोस हैं, चाहे वो डाकी हैं, डाटा स्ट्रक्चर की हैं, वो सारी भी यहाँ पे अवेलेबल होगी। इन केस ऑफ एनी डाउट यू कैन रीच आउट टू मी एट माई पर्सनल नंबर 9990022936। मैंने एक टेलीग्राम ग्रुप भी बना रखा है, उसमें लेटेस्ट जॉब्स वगैरह भी आपको मैं पोस्ट करता रहता हूँ। तो जो स्टूडेंट है दे कैन ज्वाइन माई आई मीन इसको सब्सक्राइब कर लें आप एंड शेयर अमंग योर फ्रेंड्स। हाँ, तो मैं यहाँ पे बता था, आज ही मेरे पास एक स्टूडेंट की क्वेरी आई। अभी हम नेक्स्ट गेट PYQ करने जा रहे हैं। वी आर गोइंग टू डिस्कस द नेक्स्ट PYQ। उसमें वो चीज़ आपके लिए भी इंटरेस्टिंग हो सकती है क्या वो होगी ही होगी। आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। ये गेट 2012 की प्रॉब्लम है। उस स्टूडेंट की क्वेरी क्या थी, उसने मुझसे पूछा कि सर देखिए मैंने गेट की सारी PYQs भी कर ली है और मैं क्या करता हूँ, अब जब मैंने कोई नई प्रॉब्लम करता हूँ तो मुझे समझ में नहीं आ रही। तो मैंने कहा अच्छा, तो उसका पूछने का कारण ये था या उसका पूछने का ऑब्जेक्टिव ये था कि सर मैं रिवीजन कैसे करूँ। देखिए रिवीजन करने का जो बेस्ट वे है, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी वाले कॉन्सेप्ट को आप स्टडी करें। आपके पास वीडियो है तो वीडियो वॉच करें कॉन्सेप्ट वाली। दूसरा, अगर आपने अपने नोट्स बना रखे हैं, वैसे बेस्ट तो माना जाता है जो आपके अपने सेल्फ प्रिपेयर्ड नोट्स हैं, दीज आर वेरी हेल्पफुल ड्यूरिंग रिवीजन। अगर आपने प्रॉपर नोट्स बना रखे हैं, लेकिन अगर आपको खुद से डाउट है कि आपके नोट्स थोड़े सही नहीं है, तो आपने जहां से भी कंटेंट स्टडी करा हो और आपको लगता है कि वो कंटेंट आपके लिए परफेक्ट है, उस कंटेंट की आप वीडियोस वॉच करिए। क्या करिए आप, उसकी वीडियोस वॉच करिए, सिर्फ कॉन्सेप्ट की। कॉन्सेप्ट का मतलब जैसा आपने देखा कि भाई ये डिफरेंट ऑपरेशंस हैं, कैसे परफॉर्म करते हैं SQL में, या मैंने नॉर्मलाइजेशन वाला प्रीवियस वाला टॉपिक कराया था, कैसे वो अप्लाई करते हैं उसको आप समझ लो। फिर क्या करो, आप गेट की प्रीवियस ईयर सॉल्व करो। फिर बच्चों को याद है कि सर अगर किसी स्टूडेंट ने मल्टीपल टाइम गेट की प्रॉब्लम सॉल्व कर ली तो उसको तो ऑप्शन याद हो जाते हैं। वही प्रॉब्लम उस स्टूडेंट के साथ थी। तो अगर ये प्रॉब्लम है कि भाई उसको ऑप्शन याद होगी, तो आप सिमिलर प्रॉब्लम्स करो, उसको मत करो। आप किसी टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करें, उस टेस्ट सीरीज के क्वेश्चंस को अप्लाई करें। लेकिन इसमें मैं एक चीज बताना चाहता हूं, जब आप टेस्ट सीरीज में अपियर करें तो आप पहले एक बार उस सब्जेक्ट का गो थ्रू हो जाए। अभी आप फुल लेंथ टेस्ट सीरीज में अपियर मत करना, आप सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सीरीज को अपियर करना, जिसको टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज भी बोलते हैं। टॉपिक वाइज आप करिए और टॉपिक वाइज करने के बाद फिर आप उस एग्जामिनेशन में उस टेस्ट में अपियर करिए। उस टेस्ट में अपियर होने के बाद आप देखना आपने कितना स्कोर किया। फिर आप ये देखना कि कहाँ कहाँ आप अटक गए थे, कहाँ पे आप फंस गए थे। उससे पता चलता है कि आपकी वीकनेस ये वाला पर्टिकुलर जोन है। तो जब आपको अपना पर्टिकुलर जोन पता चल जाएगा, वीकनेस वाला जोन, तो उस पर आप उसकी और प्रैक्टिस करिए। तो प्रैक्टिस करने के लिए फिर आप, अगर आपने गेट PYQ कर रखे तो उस पर मत जाइए। फिर वही है कि प्रैक्टिस के लिए आपके पास कुछ और क्वेश्चंस का सेट होगा, आप उसके थ्रू प्रैक्टिस करिए। आप समझ रहे हैं। लेकिन गेट एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, देखिए मैं हमेशा बताता हूं कि वो मिक्स कॉन्सेप्ट पे आते हैं। और किस टाइप के आते हैं, अप्लाई एंड एनालाइज टाइप के। यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन में जो प्रॉब्लम पूछी जाती है दे आर बेस्ड ऑन या मेमोरी बेस्ड है। तो आपको ये आता है, जैसे एक्सप्लेन दिस या डिस्क्राइब दिस या ड्रॉ द वर्किंग डायग्राम या राइट एन एल्गोरिथम, तो मतलब समथिंग सॉर्ट ऑफ दैट, वे मेमोरी बेस्ड है कि आपको ये आता है या नहीं आता। लेकिन गेट एग्जामिनेशन क्या कहता है कि एक ही प्रॉब्लम में मल्टीपल कॉन्सेप्ट है। जैसा आपने देखा अभी मैंने DBMS का कराया, इसमें आपने देखा इसमें फंक्शन का कॉन्सेप्ट लग गया। किसका कॉन्सेप्ट लग गया, फंक्शन का कॉन्सेप्ट लग गया, मैथमेटिक्स। तो कहीं पे कुछ भी अप्लाई हो जाता है। और जैसे आप फॉर एग्जाम्पल आप ट्री की कॉम्प्लेक्सिटी फाइंड आउट कर रहे हैं, या ट्री की अगर हम बात करते हैं तो वहां पर लिंक लिस्ट के कॉन्सेप्ट भी आ जाएंगे जी। आप इंसर्शन किसी एलिमेंट का करना, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी। तो हर एक जगह आप देखेंगे कॉन्सेप्ट मिक्स्ड आते हैं। चाहे थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन में आप चले जाओ, आपको कुछ स्टेटमेंट दे दीजिए, बताइए रेगुलर है, कॉन्टेक्स्ट फ्री है, कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव है, तो सारे कॉन्सेप्ट आपको पता होने चाहिए, तभी आप मिक्स्ड कॉन्सेप्ट की प्रॉब्लम को इजीली सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो ये मत सोचना कि भाई मैंने ये कर लिया। आपको थोड़ा सा क्या, मैं जैसे प्रॉब्लम किस टाइप की पूछी जाती है उसको भी मैं बताऊंगा, इस क्वेश्चन को कैसे और पूछा जा सकता है, इस तरह से भी आप खुद से अप्लाई करें कि अगर इस क्वेश्चन में ये चेंज वो कर देता तो उसका क्या रिफ्लेक्शन आता। जैसे इस केस में फंक्शन चेंज कर देता
और वो x की वैल्यू बदल देता तो वैल्यू डिफरेंट आ जाती। यहाँ पे उसने x की वैल्यू पूछी है, वो कहता है जी अगर y की वैल्यू ये है तो x की वैल्यू क्या होगी, तो किसी भी तरीके से प्रॉब्लम को वो मैनिपुलेट कर सकता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? तो ये सारे वेरिएंट आप जब प्रॉब्लम सॉल्व करें ये मत सोचिए। हाँ, दूसरी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, जब आप क्वेश्चन सॉल्व करें तो उसका सॉल्यूशन इमीडिएटली ना देखें। बच्चे जो सबसे बड़ी मिस्टेक करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, उनका आंसर गलत हो गया, इमीडिएटली जो भी उनके पास रिसोर्स अवेलेबल है उसका आंसर देखना शुरू कर देंगे। दिस इज द बिगेस्ट मिस्टेक डन बाय द स्टूडेंट, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप ऐसे मिस्टेक नहीं करेंगे। यू मस्ट स्ट्रगल विद द प्रॉब्लम। आपसे एक अटेम्प्ट में नहीं हो रही, आप दूसरा अटेम्प्ट करिए, तीसरा अटेम्प्ट करिए, और देखिए आपने कहाँ पे प्रॉब्लम करी है, खुद से ट्रेसिंग करिए उसकी। अगर आप रियल में कॉन्सेप्ट देखिए, ये स्टार्टिंग में आपको थोड़ा सा लगेगा कि हाँ काफ़ी रेजिस्टेंस हो रहा है, टाइम वेस्ट हो रहा है, लेकिन मैं आपको बताऊं, अगर आप इस चीज़ को हैबिट बना लेंगे तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम या कोई भी चीज़ आपको नहीं रोक सकती आपके कॉन्सेप्ट बिल्डअप करने में। और अगर आपके कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो गए तो गेट में अच्छी रैंक लाने से आपको कोई नहीं रोक सकता। ये मेरा आपके लिए गुरु मंत्र है, आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। चलिए तो आइए देखते हैं गेट 2012 की प्रॉब्लम। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट which of the following statements are true about an SQL query? आइए देखिए क्या क्या है उसने स्टेटमेंट गिवन है, पी स्टेटमेंट है। एन एसक्यूएल क्वेरी, देखिए ये कॉन्सेप्ट है इसलिए मैंने इसको कवर किया है, ये थ्योरेटिकल स्टेटमेंट है लेकिन ये पता होने चाहिए क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बन जाते हैं। देखिए यहाँ पे थ्योरी के क्वेश्चन गेट में भी आते हैं लेकिन वो आपको कंफ्यूज करता है। जैसे उसने 4-5 स्टेटमेंट दे दिया, आपको तो एक डेफिनेशन पता है, अब जब वो 4-5 स्टेटमेंट देगा उसको लगेगा तो सिमिलर है, तो आप वहां कंफ्यूज हो जाएंगे। और गेट एग्जामिनेशन का जो प्रेशर होता है उस प्रेशर में आप मिस्टेक करेंगे और आपके निगेटिव मार्किंग हो जाएगी। आप समझ रहे हो, जैसे कोई मैच फंसा हुआ होता है उस टाइम पे जो बॉलर होता है वो ये चाहता है कि बैट्समैन गलती करे, ये होता है नहीं होता है। तो गेट एग्जामिनेशन भी कुछ उसी टाइप का एग्जामिनेशन है। आइए देखते हैं पी। अभी मैं एक कॉन्सेप्ट और बताऊंगा इसमें आपको, डोंट वरी। पी, एन एसक्यूएल क्वेरी कैन कंटेन an SQL query can contain a having clause, even if it does not have a group by clause, Q. An SQL query can contain a having clause, only if it has a group by clause, ये ध्यान रखना। देखिए इसमें देखिए उसने चीज़ें बिल्कुल सिंपल हैं लेकिन जो वो स्टेटमेंट दे रहा है वो आपको कंफ्यूज करेंगे। ऑल एट्रीब्यूट्स यूज्ड इन ग्रुप बाई, all statements used in group by clause must appear in the select clause, and last is not all attributes used
not all attributes used in the group by clause need to appear in the select clause. In the select clause. Option A, P and R. Option B, P and S. Option C, Q and R. And option D, Q and S. चलिए सभी लोग इसको सिंप्लीफाई करिए एंड लेट मी नो द आंसर. यहाँ पे मैं इसका कॉन्सेप्ट भी एक्सप्लेन करूंगा कि ग्रुप बाई और हैविंग का बेसिकली कैसे ये कॉन्सेप्ट वर्क करता है, क्योंकि उसका समझना ज़रूरी है. क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि फर्स्ट टाइम पूछा गया, ये मल्टीपल एग्जामिनेशन में मल्टीपल फॉर्म में पूछा गया है, तो उसका कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर होना ज़रूरी है. तो ग्रुप नाम से पता चल रहा है कि अगर मैं किसी कॉलम की बात करूं, वहां पर सिमिलर अगर डाटा है तो उनको हम क्या कर सकते हैं, वी कैन अरेंज देम इन ए ग्रुप. तो देखिए ग्रुप बाई के, तब तक आप इसको सॉल्व करिए, तब तक मैं आपको ग्रुप बाई के बारे में बताता हूं. आई एम एक्सप्लेनिंग अबाउट ग्रुप बाई. ग्रुपिंग के लिए यूज होता है ये तो आप जानते ही हैं, लेकिन इसके क्या क्या की पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं. वी नीड टू रिमेंबर द की पॉइंट्स. ये ऐसा नहीं है कि फर्स्ट टाइम ही क्वेश्चन पूछा गया है, इट मे बी आस्क्ड फर्दर इन द एग्जामिनेशन, क्योंकि ये की पॉइंट्स ऐसे ही हैं. पहली बात, पहला स्टेटमेंट है, इट इज यूज्ड विद द सेलेक्ट स्टेटमेंट. इट इज यूज्ड विद सेलेक्ट स्टेटमेंट. ये क्लियर हो गया. इसके बाद आप सेकंड देखेंगे. दूसरा जो ग्रुप बाई क्लोज है, ये हमेशा किसके बाद आता है, वेयर क्लोज. आफ्टर वेयर क्लोज. इट इज प्लेस्ड आफ्टर वेयर क्लोज. इस चीज का ध्यान रखना है. इट इज प्लेस्ड आफ्टर वेयर क्लोज. किसके बाद प्लेस किया जाता है, आफ्टर वेयर क्लोज. अब इसमें एक टर्म और होती है विच इज ऑर्डर बाई. क्या होती है, ऑर्डर बाई. तो ग्रुप बाई क्लोज इज प्लेस्ड बिफोर ऑर्डर बाई. देखिए इट इज प्लेस्ड बिफोर ऑर्डर बाई, जैसे असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर. तो आपने ये जो 3 की पॉइंट मैंने लिखे, तो अगर मैं इसके सिंटेक्स की बात करूं और आप इसे कहीं पे यूज करना चाह रहे हैं, तो प्रॉपर्ली इसका सिंटेक्स क्या होगा. आइए देखते हैं उस सिंटेक्स को, कि भाई वो सिंटेक्स क्या होगा जिसके बेसिस पे आप इस टाइप की प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे. तो इन तीनों की पॉइंट के बेसिस पे हमने ये कंक्लूड किया है कि सबसे पहले क्या यूज होगा, सेलेक्ट. यू विल यूज द सेलेक्ट. और उसके बाद आप सेलेक्ट के साथ आप क्या करेंगे, सेलेक्ट के साथ आप यूज करेंगे द नेम ऑफ जो भी आप सेलेक्ट करना चाहते हैं. सेलेक्ट आ जाएगा. सेलेक्ट के बाद फ्रॉम आएगा. वो सिंटेक्स में आप जो भी चीज यूज कर रहे हैं, किस टेबल का नाम है, फ्रॉम आ जाएगा. फ्रॉम के बाद वेयर आएगा. वेयर के बाद ग्रुप बाई आएगा. वेयर के बाद क्या आएगा, ग्रुप बाई. बस इसका ये ऑर्डर ध्यान रखना, वेयर के बाद ग्रुप बाई, एंड ग्रुप बाई के बाद सॉरी हैविंग. यू कैन यूज द हैविंग. दिस इज हैविंग. ये आपका आ सकता है, या ग्रुप बाई के बाद आपका ऑर्डर बाई, असेंडिंग या डिसेंडिंग. दिस इज ऑर्डर बाई. ये चीज क्लियर हो गई कि भाई ऑर्डर बाई कहां पे आएगा, यहां पे. तो ग्रुप बाई कम्स इन बिटवीन वेयर एंड ऑर्डर बाई. तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है. बस ये ऑर्डर आपको पता होना चाहिए. दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ
ग्रुप बाई। तो इसी के बेसिस पे अब आप आंसर दे दीजिए, विच इज द करेक्ट आंसर। देखिए इस की पॉइंट्स के बेसिस पे, एन एसक्यूएल क्वेरी कैन कंटेन हैविंग क्लोज इवन इफ इट डज नॉट हैव ए ग्रुप बाई। ऐसा हो नहीं सकता, पहले ग्रुप बाई होगा उसके बाद हैविंग आएगा, इस चीज का आप ध्यान रखना। सो ग्रुप बाई के बाद क्या आएगा, हैविंग आएगा। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि उसके अंदर हैविंग और ग्रुप बाई ना हो। सो दिस इज ऑल्सो फॉल्स। हमें पता क्या करना, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। देखिए कई बार क्वेश्चन निगेटिव सेंस में ही पूछा जाता है, यहाँ पे ट्रू, तो इट इज फॉल्स। अभी जो हमने की पॉइंट किए, एन एसक्यूएल क्वेरी कैन कंटेन ए हैविंग क्लोज ओनली इफ इट हैज ए ग्रुप बाई क्लोज, ओनली इफ इट इज हैविंग ए ग्रुप बाई क्लोज। ये चीज करेक्ट होगी आपकी। देखिए ये अभी हमने देखा था कि हैविंग इज मैंडेटरी, मतलब ग्रुप बाई होगा तभी हैविंग आएगा। ये देखिए जो मैं ऑर्डर लिख रहा हूं वो ऑर्डर का मतलब ही ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि अगर ये ऊपर वाली क्लोज होगी तभी वो नीचे वाली आएगी, अगर ऊपर वाली नहीं होगी तो नीचे वाली नहीं आएगी। सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। आइए देखते हैं आर वाला, ऑल स्टेटमेंट्स यूज्ड इन ग्रुप बाई क्लोज मस्ट अपीयर इन द सेलेक्ट क्लोज। ऑल स्टेटमेंट्स यूज्ड इन ग्रुप बाई क्लोज, ऑल स्टेटमेंट्स यूज्ड इन ग्रुप बाई क्लोज मस्ट अपीयर इन द सेलेक्ट स्टेटमेंट। तो ये तो क्लियर ही है भाई, अभी हमने देखा था जो मैंने की पॉइंट्स आपको बताए थे, यूज्ड इन सेलेक्ट स्टेटमेंट, या दिस इज ट्रू, दिस इज आल्सो ट्रू, दिस इज आल्सो ट्रू। अब बचता है फोर्थ, नॉट ऑल एट्रीब्यूट्स यूज्ड इन ग्रुप बाय क्लोज नीड टू अपीयर इन सेलेक्ट क्लोज। वो क्या कह रहा है जी, नॉट ऑल एट्रीब्यूट यूज्ड इन ग्रुप बाय क्लोज नीड टू अपीयर इन द सेलेक्ट क्लोज, ऐसा हो ही नहीं सकता। सो दिस इज आल्सो फॉल्स, क्योंकि ग्रुपिंग तो हम उन्हीं की कर रहे हैं जिसको सेलेक्ट कर रहे हैं। सो दिस इज आल्सो फॉल्स। तो हमारे टू ट्रू हैं, एक तो क्यू एंड आर, पी भी फॉल्स है और एस भी फॉल्स है। तो क्यू एंड आर कहाँ पे है, ऑप्शन सी। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो देखिए ये जो मैंने की पॉइंट्स यहाँ पे आपको बताए हैं, इन्हीं से रिलेटेड और भी वो मैनिपुलेशन करके आपसे क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछ सकता है। तो ये जो ऑर्डर मैंने बताया आपको कि भाई यू मस्ट रिमेंबर द स्टेटमेंट्स ऑर्डर, कि इसके बिना ये वाला ऑर्डर नहीं आएगा। ये क्लियर है सभी को। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम, और ये प्रॉब्लम गेट 2015 की है जिसको अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं। दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ गेट 2015। आइए देखते हैं ये प्रॉब्लम क्या है। सॉरी, देखिए प्रॉब्लम भी इंटरेस्टिंग है। कंसीडर द फॉलोइंग रिलेशन, कई बार वो स्कीमा दे देता है, कंसीडर द फॉलोइंग रिलेशन, द फॉलोइंग रिलेशन, क्या है रिलेशन, सिनेमा, फॉलोइंग रिलेशन सिनेमा, थिएटर एड्रेस कैपेसिटी, थिएटर एड्रेस कैपेसिटी, एंड दूसरा उसने दिया हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन विल बी नीडेड, which of the following options will be needed, options will be needed, options will be needed at the end of SQL query, at the end of SQL query, SQL query। क्या है जी SQL query, सेलेक्ट, यह है सेलेक्ट p1 डॉट एड्रेस, p1 डॉट एड्रेस फ्रॉम सिनेमा p1, cinema p1 such that it always finds, such that it always finds, it always finds the address of theaters,
addresses of theater, the addresses of theaters, क्या क्या addresses of theaters with maximum capacity, with maximum capacity, क्या क्या उसने दी हुई है कमांड। ऑप्शन ए दे रखा है वेयर p1 डॉट कैपेसिटी is greater than equal to all, then select p2 dot capacity, select p2 dot capacity, p2 dot capacity from cinema p2, from cinema p2। ये तो वेरिएबल है, सिंपल, आपको ये समझ में आ ही जाएगा क्योंकि सिनेमा दे दिया उसने। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस विल बी नीडेड एट द एंड ऑफ एसक्यूएल क्वेरी। अभी देखते हैं किसकी जरूरत पड़ेगी। ऑप्शन बी, वेयर p1 डॉट कैपेसिटी, वेयर p1 डॉट कैपेसिटी is greater than equal to any, select p2 dot capacity, p2 dot capacity from cinema p2, from cinema p2। option C, where p1 dot capacity, where p1 dot capacity is greater than all, select max, select max p2 dot capacity, p2 dot capacity from cinema p2, from cinema p2, and then last option D, where p1 dot capacity, p1 dot capacity is greater than any, select max p2 dot capacity, p2 dot capacity from cinema 2, from cinema 2, this is from cinema 2। सभी लोग अपने लेवल पे सिंप्लीफाई करें इसको, फ्रॉम सिनेमा 2। आइए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। फ्रॉम सिनेमा 2, सभी लोग सोच लीजिए, इसको सॉल्व करिए एंड फाइंड आउट। देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग रिलेशन। तो रिलेशन की मतलब क्या हुआ भाई, ये टेबल का नाम है और इसके अंदर 3 फील्ड्स है, मतलब 3 कॉलम है, थिएटर, एड्रेस एंड कैपेसिटी। आगे क्या कहता है वो सॉरी, आगे क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस विल बी नीडेड एट द एंड ऑफ एसक्यूएल क्वेरी। ये इनकम्प्लीट एसक्यूएल क्वेरी है। उसने कहा जी, सेलेक्ट p1 डॉट एड्रेस फ्रॉम सिनेमा p1 सच दैट इट ऑलवेज फाइंड्स द एड्रेसेस ऑफ थिएटर्स विद मैक्सिमम कैपेसिटी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? थिएटर्स विद मैक्सिमम कैपेसिटी, आप मेरी बात समझ रहे हैं? तो मैक्सिमम कैपेसिटी के लिए ये तो आपको देख के लग गया कि हमारे पास ये नेस्टेड क्वेरी का कॉन्सेप्ट है। क्यों? क्योंकि उसने जो ये वेयर में कंडीशन लगा दी, वेयर p1 डॉट कैपेसिटी इज ग्रेटर देन। अब बात ये आती है कि इसमें एनी और ऑल, भाई इसका जो कंपैरिजन होगा वो तो सभी से होगा, तो एनी वाले तो हो नहीं सकते, ना तो ऑप्शन बी हो सकता ना ऑप्शन डी हो सकता।
ये तो क्लियर हो गया, क्योंकि कंपैरिजन किससे होगा, सभी से होगा, क्योंकि फाइंड ऑल, क्या कह रहा है जी, फाइंड द एड्रेसेस ऑफ द थिएटर्स विद मैक्सिमम कैपेसिटी, तो सबसे कंपेयर करना पड़ेगा, एनी में तो कोई छूट सकता है। तो इस केस में अगर हम देखते हैं तो कहता है जी सेलेक्ट P2 डॉट कैपेसिटी फ्रॉम सिनेमा P2, भाई दूसरे सिनेमा से कंपेयर तो करना पड़ेगा, यस करेक्ट। तो दूसरे सिनेमा से जब वो कंपेयर करना पड़ेगा, तो देखिए ये वाला भी ऑप्शन नहीं हो सकता सी, क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि उसने किसी एक के साथ सिर्फ ग्रेटर देन की बात करी है, अगर इक्वल कैपेसिटी होगी तो उसका कंपेरिजन ही नहीं है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? तो इस केस में आप देखेंगे, और मैक्सिमम की हमें जरूरत नहीं है, इसको आप इसके बेसिस पे भी रिजेक्ट कर सकते हो कि भाई मैक्सिमम की इसमें हमें रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि हम तो सभी से कंपेयर कर रहे हैं, और सबसे जब कंपेयर कर रहे हैं तो दिस इज एनफ फॉर अस। तो इस केस में सॉरी तो इस केस में अगर आप देखेंगे तो ये कंप्लीट क्वेरी क्या हो जाएगी, सेलेक्ट P1 डॉट एड्रेस फ्रॉम सिनेमा P1 वेयर P1 डॉट कैपेसिटी इज ग्रेटर देन इक्वल टू ऑल, सेलेक्ट P2 डॉट कैपेसिटी फ्रॉम सिनेमा P2। इस तरह से आपकी वैल्यूज आ जाएंगी। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ये बात समझ में आ गई? तो इस तरह से चीजों को आपको आइडेंटिफाई करना है। आइए देखिए 2015 की एक और प्रॉब्लम है, वो भी इंटरेस्टिंग है। उसमें बच्चे और देखिए छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं, उसी में वो आपको कंफ्यूज करता है। आइए देखते हैं वो क्या नेक्स्ट पॉइंट है। 2015 की प्रॉब्लम है, ये भी गेट 2015 की प्रॉब्लम है। आइए समझते हैं इस प्रॉब्लम का। हम एक एक करके कोशिश करेंगे कि हमारे आज 2019 या 20 तक के क्वेश्चंस हो जाए। सेलेक्ट ऑपरेशन इन एसक्यूएल इज इक्विवेलेंट टू, देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग है, वैसे तो बिल्कुल बेसिक है। सेलेक्ट स्टेटमेंट इन एसक्यूएल इज इक्विवेलेंट टू, किसके इक्विवेलेंट है? ऑप्शन ए दिया हुआ है उसने, सॉरी, द सिलेक्शन ऑपरेशन इन रिलेशनल अलजेब्रा, द सिलेक्शन ऑपरेशन in relational algebra option B, the selection operation in relational algebra except the selection operation in relational algebra except that select in SQL except that select in SQL retains duplicates, and option C, the projection operation in relational algebra, the projection operation in relational algebra option D, the projection operation in relational algebra, the projection operation in relational algebra except that select in SQL retains duplicates, चलिए सभी लोग सिंप्लीफाई करें। और इसका मेन है कॉन्सेप्ट, बस इसमें अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप इसको डायरेक्टली टिक कर देंगे। लेकिन कई बार जैसा मैं हमेशा आपको बताता हूं कि वो आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करता है, आपको लगेगा कि ये स्टेटमेंट भी सही है, ये स्टेटमेंट भी सही है। वो कब लगेगा? जब आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी में
इश्यू रहेगा। लेकिन अगर आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी अच्छी है तो फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, इस चीज़ का ध्यान रखना। तो इसने बात करी है पाई की और सेलेक्ट की। देखिए दो की बात हो रही है। हाँ देखिए, द सिलेक्शन ऑपरेशन इन रिलेशनल अलजेब्रा, द सेलेक्ट ऑपरेशन इन रिलेशनल अलजेब्रा एक्सेप्ट सेलेक्ट इन एसक्यूएल रिटेन्स डुप्लीकेट। ये वाला आपको कंफ्यूज करेगा। ये तो हो ही नहीं सकता फर्स्ट वाला, इट इज नॉट पॉसिबल। दूसरा अगर हम बात करते हैं सेकंड वाले की, द रिलेशनल ऑपरेशन इन रिलेशनल अलजेब्रा एक्सेप्ट द सेलेक्ट इन एसक्यूएल, दिस इज आल्सो नॉट पॉसिबल। फिर वो कहता है जी द प्रोजेक्शन ऑपरेशन इन रिलेशनल अलजेब्रा, इक्विवेलेंट की बात हो रही है। अब देखिए इन दोनों में डाउट रहेगा। द प्रोजेक्शन ऑपरेशन इन रिलेशनल अलजेब्रा एक्सेप्ट द सेलेक्ट इन एसक्यूएल रिटेन्स डुप्लीकेट, या दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। आपको इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा। अगर मैं पाई की बात करता हूं, पाई मीन्स प्रोजेक्शन, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट प्रोजेक्शन ऑपरेशन, तो प्रोजेक्शन ऑपरेशन में प्रोजेक्शन ऑपरेशन क्या करता है, ये डुप्लीकेट को एलिमिनेट कर देता है। ये क्या कर देता है, प्रोजेक्शन ऑपरेशन, इट एलिमिनेट्स डुप्लीकेट, इट एलिमिनेट्स डुप्लीकेट। इस चीज का बिल्कुल ध्यान रखना। और जो मेरा सेलेक्ट ऑपरेशन है, जो एसक्यूएल में सेलेक्ट की हम बात करते हैं, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट एसक्यूएल सेलेक्ट ऑपरेशन, तो एसक्यूएल सेलेक्ट ऑपरेशन में आप देखेंगे ये डुप्लीकेट वैल्यू को भी क्या देता है, डिस्प्ले करता है। क्या कर देता है ये, इट गिव्स डुप्लीकेट रिजल्ट्स, इट गिव्स डुप्लीकेट रिजल्ट्स। क्या देता है जी, डुप्लीकेट रिजल्ट्स, ये डुप्लीकेट रिजल्ट्स देता है। यहां बात क्लियर हो गई। तो जब ये डुप्लीकेट रिजल्ट्स देता है तो इसलिए तो हम इसके अंदर डिस्टिंक्ट यूज करते हैं। देखिए आप थोड़ा सा रिकॉल करो भाई, हम अगर ये चाहते हैं कि हमारे डुप्लीकेट एलिमिनेट हो जाए तो सेलेक्ट के साथ हम क्या यूज करते हैं, वी यूज डिस्टिंक्ट। क्या यूज करते हैं, वी यूज डिस्टिंक्ट टू एलिमिनेट डुप्लीकेट। भाई हमें एडिशनल करना पड़ता है ना, टू एलिमिनेट द डुप्लीकेट्स। ये बात समझ में आ गई आपको, ये हमें करना पड़ता है। तो इसके बेसिस पे अगर आप देखेंगे कि भाई यहाँ पे हमें डुप्लीकेट्स को एलिमिनेट करना पड़ता है, तो यहाँ पे देखते हैं क्या आता है। तो द प्रोजेक्शन ऑपरेशन इज इन रिलेशनल अलजेब्रा एक्सेप्ट एसक्यूएल, इन एसक्यूएल रिटेन्स डुप्लीकेट। ये बात समझ में आएगी। सेलेक्ट स्टेटमेंट एसक्यूएल इज इक्विवेलेंट टू द प्रोजेक्शन ऑपरेशन इन रिलेशनल अलजेब्रा एक्सेप्ट दैट, एक बात के लिए कि भाई वो डुप्लीकेट को रिटेन करता है। सो दिस ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। आई होप दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर टू एवरीबडी। और इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा तो आप उसको भी सक्सेसफुली अटेम्प्ट कर लेंगे। इज इट क्लियर? चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। और ये जो नेक्स्ट प्रॉब्लम जिसको अभी हम करने जा रहे हैं ये प्रॉब्लम भी पूछी गई है इन गेट 2015 में 2 मार्क्स की। दिस प्रॉब्लम इज आल्सो आस्क्ड इन गेट 2015 2 मार्क्स। ये भी प्रॉब्लम गेट 2015 की इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है। आइए देखते हैं, टेबल और क्वेरी से रिलेटेड है। यूजुअली क्वेश्चंस ऐसे ही आजकल आ रहे हैं। कंसीडर द फॉलोइंग रिलेशंस, consider the following relations, the following relations। क्या क्या रिलेशंस है जी, देखिए सेलेक्ट है, देयर इज ए स्टूडेंट एंड परफॉर्मेंस, 2 रिलेशंस है। वन इज स्टूडेंट, और स्टूडेंट में आप देखेंगे देयर आर 4 रोज, देयर आर 4 रोज से रोल नंबर, रोल नंबर एंड स्टूडेंट नेम, एंड स्टूडेंट नेम 1 2 3, 1 2 3। इसमें देखेंगे राज, रोहित एंड राज, दिस इज राज, रोहित एंड राज, ये आगे। और उसके बाद है परफॉर्मेंस, नेक्स्ट टेबल इज परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस में आप देखेंगे परफॉर्मेंस टेबल में भी 3 फील्ड है, रोल नंबर,
कोर्स एंड मार्क्स। रोल नंबर हो गया, कोर्स एंड देन मार्क्स। रोल नंबर, तो रोल नंबर देखिए अंडरस्कोर है, दिस इज प्राइमरी की। रोल नंबर, कोर्स, स्टूडेंट टेबल में सिर्फ रोल नंबर प्राइमरी की है, लेकिन अगर हम बात करें परफॉर्मेंस टेबल की तो इसमें रोल नंबर और कोर्स फील्ड को मिला के प्राइमरी की है। दीज आर द मार्क्स। तो इसके डिफरेंट वैल्यूज हैं। सो दिस इज 1, द कोर्स इज मैथ, और मार्क्स है से 80। अगेन से द कोर्स इज इंग्लिश, रोल नंबर 1 ही है, और इस रोल नंबर 1 के इंग्लिश के मार्क्स हैं, से दीज आर 70। फिर जो रोल नंबर 2 है, रोल नंबर 2 के मैथ के मार्क्स हैं, से दीज मार्क्स आर 75। यस, दीज आर 75। नेक्स्ट रोल नंबर 3 है, रोल नंबर 3 के इंग्लिश के मार्क्स हैं, और इंग्लिश के मार्क्स हैं 80, से दीज आर 80। नेक्स्ट फोर्थ है, फोर्थ की जगह रोल नंबर 2 है बेसिकली, क्योंकि 4 रोल नंबर तो है ही नहीं, 1 2 3 है। रोल नंबर 2 में फिजिक्स के मार्क्स हैं, द मार्क्स आर ऑफ फिजिक्स, और ये मार्क्स हैं 65, दीज आर 65। फिर आप देखेंगे यहाँ पे 3, देन मैथ, और इसके मार्क्स हैं 80। कितने मार्क्स हैं? 80। आगे देखिए यहाँ पे, कंसिडर द फॉलोइंग एसक्यूएल क्वेरी। कंसिडर द फॉलोइंग एसक्यूएल क्वेरी। क्या है? सेलेक्ट s dot student name, s dot student name, s dot student name, दिस इज std, जो टेबल में गिवन है उसी को लिख लेते हैं। सो दिस इज स्टूडेंट नेम। आगे क्या है? आगे गिवन है कॉमा सम p डॉट मार्क्स, p डॉट मार्क्स क्या है? सम p डॉट मार्क्स फ्रॉम स्टूडेंट, फ्रॉम स्टूडेंट s कॉमा परफॉर्मेंस p, कॉमा परफॉर्मेंस p, where s dot roll number, s dot roll number is equal to p dot roll number, p dot roll number। group by, this is group by, ग्रुपिंग करनी है s dot student name। the number of rows, the number of rows that will be returned, that will be returned by the SQL query, by the SQL query is, सभी लोग इसको सिंप्लीफाई करें, देन वी विल डिस्कस द सॉल्यूशन। ये न्यूमेरिकल आंसर टाइप की प्रॉब्लम है, और जैसा आप जानते हो कि न्यूमेरिकल आंसर टाइप की प्रॉब्लम में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, ये बिल्कुल ध्यान रखना। तो इसलिए उसमें थोड़ा बहुत आप रिस्क ले सकते हो, क्योंकि उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। चलिए सभी लोग सिंप्लीफाई करें इसको, जो क्वेरी है उसको समझें, और ग्रुप बाई के कॉन्सेप्ट को आप जानते ही हैं, बस उसी को आपको यहाँ पे अप्लाई करना है। तो देखिए क्या गिवन है इसमें, लेट अस अंडरस्टैंड दैट पार्ट। कंसीडर द फॉलोइंग एसक्यूएल क्वेरी। जी चलिए, ये वाला स्टेटमेंट तो क्वेरी से रिलेटेड हो गया। 2 डिफरेंट टेबल्स गिवन है, ये स्टूडेंट टेबल है और ये परफॉर्मेंस है। ये यहाँ पे क्लियर ही है कि यहाँ पे सिर्फ रोल नंबर प्राइमरी की है, इस केस में रोल नंबर और कोर्स नंबर, आई मीन कोर्स नेम प्राइमरी की है। इसमें आप देखेंगे सेलेक्ट एस डॉट, देखिए जो हमारे पास टेबल आए, जो रिजल्ट आएगा उसके अंदर 2 फील्ड होंगे, एक तो स्टूडेंट का नेम होगा, एक सम ऑफ मार्क्स होंगे। सेलेक्ट स्टेटमेंट से हमें पता चल रहा है कि जो रिजल्ट आएगा, आई मीन जो इसका रिजल्ट आएगा
उसमें दो फील्ड होंगे, एक तो स्टूडेंट का नेम होगा, देयर विल बी स्टूडेंट नेम, क्योंकि जो सेलेक्ट कर रहे हो आप वही कॉलम आएंगे, एंड दूसरा क्या हो गया, सम ऑफ मार्क्स क्या जाएगा, सम ऑफ मार्क्स। ये टू डिफरेंट फील्ड्स आएंगे, ये टू डिफरेंट फील्ड्स आएंगे, और इन टू डिफरेंट फील्ड्स में देखिए क्या होगा, व्हाट विल बी इन दीज टू डिफरेंट फील्ड्स। ठीक है, आइए देखते हैं इसको क्या होगा इन दो डिफरेंट फील्ड्स में। हमें नहीं पता कितनी वैल्यूज आएंगी इसमें। आइए क्वेरी को आगे समझते हैं। वो कहता है जी फ्रॉम, दोनों टेबल की बात हो रहा है, स्टूडेंट एस और परफॉर्मेंस पी। ये स्टूडेंट है, इसके लिए एस वेरिएबल है और परफॉर्मेंस के लिए पी वेरिएबल है। आइए द वेयर एस डॉट रोल नंबर इज इक्वल टू पी डॉट रोल नंबर। भाई जो इसका रोल नंबर है वो इसका भी रोल नंबर है, आप समझ रहे हो। तो अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ दोनों के रोल नंबर को कंपेयर करता हूँ, अगर हम किसकी बात करते हैं, देखिए राज के दो डिफरेंट रोल नंबर्स हैं, राज के रोल नंबर 1 भी है और राज का रोल नंबर 3 भी है। आप मेरी बात समझ रहे हैं, राज के दो रोल नंबर हैं 1 और 3, तो 1 और 3 के करस्पॉन्डिंग अगर हम देखते हैं तो मार्क्स कितने हैं उनका सम, तभी तो वो कैलकुलेट करेगा जी। ग्रुप बाय स्टूडेंट नेम, देखिए अगर हम स्टूडेंट के नेम से उसने ग्रुपिंग कर दी तो 1 और 3 को हम सेम ही एज्यूम करके चलेंगे, 1 के करस्पॉन्डिंग भी मार्क्स ऐड होंगे और 3 रोल नंबर के करस्पॉन्डिंग भी मार्क्स ऐड होंगे, क्योंकि ये क्या हो गया, ग्रुप बाई। इस ग्रुप बाई की वजह से हम और 1 और 3 दोनों के मार्क्स ऐड करेंगे। चलिए करते हैं, इनके मार्क्स अगर हम ऐड करते हैं, राज के लिए रोल नंबर 1 के लिए 80 + 70 और 3 आ गया, 3 के लिए 80, देन अगेन 3 आ गया, ये भी क्या हो गया 80। तो जहाँ जहाँ मैंने एरो लगाए हैं तो इनकी वैल्यूज़ क्या हो जाएगी, देखिए ये वैल्यू यहाँ पे है बेसिकली, तो 83 टाइम्स आ रहा है तो कितना हो गया 240 + 70 कितना हो गया 310। तो अगर मैं ग्रुप बाई नेम की बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे राज आ गया और उसका सम ऑफ मार्क्स कितना आ गया 310। ग्रुप बाई की वजह से हमें बताना है कि टोटल नंबर ऑफ रो कितने होंगे। तो अब क्योंकि ग्रुपिंग हो रही है नेम से तो हमारे पास दो ही नेम है यहाँ पे, देखिए हमें यहाँ से भी पता चल सकता है कि भाई नेमिंग जब किसके बेसिस पे हो रही है, नेमिंग हमारी 2 कॉलम्स के बेसिस पे, ग्रुप बाई हो रहा है स्टूडेंट नेम के हिसाब से, तो 2 ही लोग हैं तो 2 ही रो आएंगे। यहां से भी आप इसको समझ के आप आंसर मार्क कर सकते थे। इज इट क्लियर। लेकिन जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि भाई यहाँ पे स्टूडेंट आ गया, मार्क्स आ गया 30, ये चीज क्लियर है। ये वाला जो कॉलम है ये किसका है, दिस इज रिलेटेड टू मार्क्स, जो सम ऑफ मार्क्स है बेसिकली। तो यहाँ पे आप देखिए, अब दूसरा जो मैं ग्रुपिंग कर रहा हूँ, मेरे पास बचता है रोहित, रोहित का रोल नंबर कितना 2, तो 2 के करस्पॉन्डिंग रोल नंबर 2 के करस्पॉन्डिंग जो मार्क्स हैं वो कौन कौन से हैं, 75 एंड 65। इन दोनों को अगर आप ऐड करते हो तो आपको कितना मिल जाता है 140, कितना आंसर मिलता है 140, और ये किसके करस्पॉन्डिंग है, दीज आर द मार्क्स ऑफ रोहित। तो हमें कितने रो मिले बेसिकली यहाँ पे 1 और 2, तो कितने टपल रिटर्न करेगा, इट विल रिटर्न ओनली 2। ये न्यूमेरिकल आंसर टाइप की प्रॉब्लम थी, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 2। ये क्लियर है सभी को कि किस तरह से क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं और हमें उसे कैसे अप्रोच करना है। तो हम जब ग्रुप बाई से हमें पता चल गया कि 2 नेम है स्टूडेंट के, तो उससे ज़्यादा तो हमारे पास रो आएंगे ही नहीं। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबडी। आइए देखते हैं वन मोर प्रॉब्लम, वी आर हैविंग टाइम, सो लेट अस डिस्कस वन मोर प्रॉब्लम। और ये भी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है, ये 2017 की प्रॉब्लम है। लेट अस डिस्कस द प्रॉब्लम ऑफ गेट 2017। तो आप कुल मिला के ये देखेंगे कॉन्सेप्ट ऑलमोस्ट वही आते हैं, बस वो क्वेश्चन को अलग तरीके से पुटअप करता है, जिससे कि वो आपका टेक्निकल एप्टीट्यूड चेक कर सके कि थोड़ी सी अगर मैनिपुलेशन आती है तो आप उसे कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। कंसिडर ए डाटाबेस, कंसिडर ए डाटाबेस, a database that has the relation, that has the relation, that has the relation schema emp, relation schema emp, employee id comma employee name, employee id comma employee name एंड डिपार्टमेंट नेम। तीसरा क्या है, डिपार्टमेंट नेम। इसके आगे क्या कहता है, एन इंस्टांस ऑफ द स्कीमा, एन इंस्टांस ऑफ द स्कीमा, इंस्टांस ऑफ द स्कीमा, इंस्टांस ऑफ द स्कीमा
EMP and a SQL query, EMP and a SQL query on it are given below. On it are given below. क्या क्या गिवन है देखिए. जो EMP टेबल है, थोड़ा सा इसमें लगेगा EMP ID नेम और डिपार्टमेंट नेम. तो EMP ID, EMP नेम और दूसरा क्या, डिपार्टमेंट नेम. डिपार्टमेंट नेम क्या क्या वैल्यूज हैं देखिए. उसने एम्प्लॉय ID 1, इसने टोटल 13 दे रखी है. से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. ये 13 है. और एम्प्लॉय का नेम क्या है, से XYA, दिस इज XYB, देन XYC, XYD, XYE, XYF, XYG, XYH, XYI, XYJ, XYK, XYL एंड XYM. ये एम्प्लॉय के नेम हो गया और उसके करस्पॉन्डिंग डिपार्टमेंट के नेम है. से AA, देन अगेन AA, अगेन AA, देन AB, अगेन AB. इसके बाद कंटिन्यूएशन में दीज आर 3AB, इसके बाद 3AC, एंड देन AD एंड देन AE. हमारे पास जो A हैं दीज आर 4A बेसिकली, दीज आर 4A. तो ये 4A हैं. इसी के अकॉर्डिंग ये डिपार्टमेंट के नेम है. आगे उसने क्वेरी दी हुई है. एंड व्हाट इज द क्वेरी, सेलेक्ट एवरेज. देखिए ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. उसने कहा सेलेक्ट एवरेज, एवरेज तो फंक्शन ही है. सेलेक्ट एवरेज EC डॉट नंबर, EC डॉट नंबर. किसकी बात हो रही है, नंबर की. फ्रॉम EC डिपार्टमेंट, फ्रॉम EC वेयर. देखिए यहाँ पे भी नेस्टेड क्वेरी का कॉन्सेप्ट है. वेयर डिपार्टमेंट नेम डॉट कॉमा नंबर इन. इनमें क्या कह रहा है वो, सेलेक्ट, ये नेस्टेड क्वेरी है. सेलेक्ट डिपार्टमेंट नेम कॉमा काउंट एम्प्लॉय ID एज के अंदर EC की बात हो रही है, डिपार्टमेंट की. एज क्लोज ही है, आप जानते हैं. दिस इज डिपार्टमेंट नेम कॉमा नंबर फ्रॉम. ये जो इनर क्वेरी है किससे है, फ्रॉम EMP. और ग्रुप बाई किससे करना है, ग्रुप बाई डिपार्टमेंट नेम, ग्रुप बाई डिपार्टमेंट नेम. ये यहाँ पे ब्रैकेट है, दिस इज द ब्रैकेट. ठीक है. तो इसके बेसिस पे हमें बताना है इसका आउटपुट. तो कहता है जी द आउटपुट ऑफ एग्जीक्यूटिंग द SQL क्वेरी इज, द आउटपुट ऑफ एग्जीक्यूटिंग द SQL क्वेरी इज, द SQL क्वेरी इज, ये हमें बताना है. चलिए सभी लोग सिंप्लीफाई करिए एंड लेट मी नो द आंसर. ये हमारी टेबल है एम्प्लॉय, इसके अंदर 3 फील्ड्स हैं और ये गिवन है आपकी टेबल.
तो उसने कुछ ऊपर देखिए कंसीडर, जैसे मैं कहता ना कि क्वेश्चन देखने में बड़ा रहता है, कंसीडर दैट हैज द रिलेशन स्कीमा दैट इज ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ द डीबीएमएस जिसमें 3 फील्ड है एन इंस्टांस ऑफ द स्कीमा। इंस्टांस का मतलब क्या हुआ, जैसे आपने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड करी होगी तो उसमें ऑब्जेक्ट होता है, तो बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट ए पर्टिकुलर टपल स्कीमा ईएमपी एंड ए एसक्यूएल क्वेरी इंस्टांस ऑफ द स्कीमा ईएमपी इज गिवन बिलो। मतलब उसका ये एक इंस्टांसेस दे रखे 13 इंस्टांसेस एक तरीके से, और अगर टेबल को इंस्टांस मान रहे हैं तो इसका एक इंस्टांस है, और अगर हम टपल को इंस्टांस मान रहे हैं तो वो अलग है। तो उसके आगे उसने ये एसक्यूएल क्वेरी गिवन है, क्या है जी, सेलेक्ट एवरेज ईसी डॉट नंबर। किसको सेलेक्ट करना हमें, ईसी डॉट नंबर। लेकिन वो नंबर क्या है, कितनी बार डिपार्टमेंट का नाम आया है, क्यों, क्योंकि उसने यहाँ पे क्या बोल दिया, उसने बोला ग्रुप बाई डिपार्टमेंट नेम। तो डिपार्टमेंट नेम के हिसाब से ग्रुपिंग होनी है। ये चीज क्लियर समझ में आ गई। तो अगर डिपार्टमेंट नेम के हिसाब से ग्रुपिंग होनी है और हमें सेलेक्ट क्या करना है, फाइनली व्हाट वी नीड, इंटरनल क्वेरी से हमें क्या मिलेगा, डिपार्टमेंट नेम एंड काउंट ऑफ एम्प्लॉय आईडी। इसका मतलब क्या हुआ, इन सब की काउंटिंग हो जाएगी। किसकी काउंटिंग होगी, एम्प्लॉय आईडी की काउंटिंग होगी कि भाई कितने एम्प्लॉय हैं। बेसिकली ये नहीं कि 1 2 3, ये भी 1 है, ये सारे एम्प्लॉयज की अलग अलग आईडी है। एम्प्लॉयज की काउंटिंग होगी डिपार्टमेंट नेम। तो पहले चलिए हम फाइंड आउट करते हैं इंटरनल क्वेरी का आउटपुट। भाई जो इंटरनल क्वेरी का आउटपुट होगा उसी से हमें क्या मिलेगा, आउटपुट, मतलब आउटर क्वेरी का रिजल्ट मिलेगा। इस चीज क्लियर है, इनर क्वेरी से हमें आउटर क्वेरी का रिजल्ट मिलेगा। तो इनर क्वेरी का रिजल्ट वो क्या होगा, आउटपुट, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ इनर क्वेरी। तो आपने देखा यहाँ पे आउटपुट ऑफ इनर क्वेरी, आउटपुट ऑफ इनर क्वेरी, आइए समझते हैं। तो फिर से इसको एक बार देख लीजिए। वो कहते हैं जी ग्रुप बाय डिपार्टमेंट नेम, लेकिन कहता है क्या, सेलेक्ट करना है डिपार्टमेंट नेम और काउंट ऑफ एम्प्लॉय आईडी। तो देखिए हमारे पास दो चीजें आएंगी, एक तो डिपार्टमेंट नेम आ गया, वी विल गेट डिपार्टमेंट नेम, और दूसरा हमें मिलेंगे नंबर्स, वी विल गेट नंबर्स, नंबर ऑफ किसका, एम्प्लॉय का। बेसिकली वी विल गेट द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज। तो यहाँ पे अगर हम डिपार्टमेंट की बात करें तो मेरे पास कौन कौन से डिपार्टमेंट है, एक तो ए डिपार्टमेंट है, एक ए बी डिपार्टमेंट है, एक ए सी डिपार्टमेंट है, एक ए डी डिपार्टमेंट है, और एक मेरे पास ए ई डिपार्टमेंट है। तो टोटल मेरे पास कितने डिपार्टमेंट है, 1 2 3 4 एंड 5, मेरे पास 5 डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं। और अगर आप देखेंगे डिपार्टमेंट ए में कितने एम्प्लॉयज हैं, 4 एम्प्लॉयज। बस जितनी बारी रिपीट हो रहा है तो इसके अंदर कितने, 4 एम्प्लॉयज हैं, इसके अंदर कितने एम्प्लॉयज हैं, 3 एम्प्लॉयज हैं, इसके अंदर भी कितने एम्प्लॉयज हैं, 3 एम्प्लॉयज हैं, और इसके अंदर कितने एम्प्लॉयज हैं, देयर आर 2 एम्प्लॉयज, और लास्ट वाले में कितने एम्प्लॉयज हैं, 1। लास्ट वाले में कितने एम्प्लॉयज हैं, 1 एम्प्लॉय। तो चलिए इसको आगे हम सिंप्लीफाई करते हैं, लेट अस सिंप्लीफाई दिस। तो इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो डिपार्टमेंट नेम हमारे पास क्या है, डबल ए है, ए बी है, ए सी है, ए डी है, एंड देन ए ई है, क्या है, ए। तो डबल ए का नंबर कितना है, 4, ए बी भी 3 टाइम्स आया, ए सी भी 3 टाइम्स आया, ए डी 2 टाइम्स आया, ए ई 1 टाइम आया। ये हमारी इनर क्वेरी का आउटपुट है, ये इस क्वेरी का हमारा आउटपुट आ गया। अब ये आप जानते ही हैं कि जो इनर क्वेरी का आउटपुट होता है, इनर क्वेरी का आउटपुट आउटर क्वेरी के लिए कंडीशन की तरह वर्क करता है। तो जब ये कंडीशन की तरह वर्क करता है, वेयर डिपार्टमेंट नेम कॉमन नंबर, किसकी बात हो रही है, इन फ्रॉम ईसी डिपार्टमेंट से बात हो रही है, और हमें फाइंड आउट क्या करना है, वी हैव टू फाइंड आउट द एवरेज ऑफ ईसी डॉट नंबर। ईसी डॉट नंबर का एवरेज फाइंड आउट करना है। तो आइए अब इसका एवरेज फाइंड आउट कर लेते हैं। तो अब हम आउटर क्वेरी की बात कर रहे हैं, नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स आउटर सेलेक्ट। आप इसको इनर क्वेरी और इनर सेलेक्ट भी कह सकते हैं, यू कैन से इनर सेलेक्ट, यू कैन यूज इट लाइक इनर सेलेक्ट। और यहाँ पे हम आउटर क्वेरी और यू कैन से आउटर सेलेक्ट, दैट इज आउटर सेलेक्ट। तो देखिए आउटर सेलेक्ट को जब हम फाइंड आउट करेंगे तो हमें फाइंड आउट करना एवरेज किसका, ईसी डॉट नंबर का। वी हैव टू फाइंड आउट एवरेज ऑफ ईसी डॉट नंबर। तो इसका जब एवरेज फाइंड आउट करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो देखिए टोटल 5 डिपार्टमेंट्स है, वी आर हैविंग 5 डिपार्टमेंट्स, और इन सबका सम कर लो। तो क्या हो जाएगा, 4 + 3 + 3 + 2 + 1 डिवाइडेड बाई 5, कितना हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 5। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 + 3 दैट इज 13 डिवाइडेड बाई 5। इसको आप सिंप्लीफाई कर लो, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इट कम्स आउट टू बी 2.6। कितना आएगी इसकी वैल्यू, 2.6। सो द विच ऑफ, इसमें तो न्यूमेरिकल आंसर टाइप की वैल्यू थी, तो यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा 2.6। दिस इज द करेक्ट आंसर।
तो डियर स्टूडेंट, आपने देखा कि अलग अलग तरीके से हम जब क्वेरीज को अप्लाई करते हैं तो उसके रिजल्ट्स कैसे जनरेट होते हैं। तो ये भी आपने देखा कि इतना टफ नहीं है कि अगर आउटपुट हमारे मतलब आउटपुट का रिजल्ट फाइंड आउट करना, इट इज़ ईजियर टू फाइंड आउट द रिजल्ट, कि बस हमें क्वेश्चन क्लियर होना चाहिए। बेसिकली अगर हमें क्वेश्चन क्लियर हो जाता है तो चीज़ें हमारी आसान होती चली जाती हैं। तो यही आपने ओवरऑल आज के डिस्कशन में देखा। अब इस सेशन में मैं अभी आपको कुछ चीज़ें और बताना चाहता हूँ, क्योंकि ये तो आपने क्वेश्चंस देखे और प्रीवियस सेशन को जरूर वॉच करना जो इससे रिलेटेड था, क्योंकि उसी के बेसिस पे हमने यहाँ पे प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया है डिफरेंट कॉन्सेप्ट के साथ। तो इसमें अब मैं यहाँ पे एक चीज़ आपको और बताना चाहता हूँ कि जो जैसे मैंने बताया था कि स्टूडेंट की क्वेरी आती रहती है, एक स्टूडेंट की आज क्वेरी आई थी ऐसी आजकल, क्योंकि बच्चे ज़्यादा प्रेसाइज हैं, आप भी हो सकता है थोड़े बहुत प्रेसाइज हो। तो उसने पूछा कि सर हम अगर जैसे गेट एग्जामिनेशन है उसके पेपर को हम कैसे अटेम्प्ट करें। तो दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये स्टूडेंट क्वेरी थी, आप तो पूछते नहीं हो, बट जो स्टूडेंट मेरी अदर प्लेटफॉर्म पे क्वेरी बच्चे पूछते हैं, तो स्टूडेंट्स की जो जनरल क्वेरी है वो क्वेरी देखिए क्या है। उसने पूछा कि अब हम गेट एग्जामिनेशन में कैसे क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करें, दैट इज हाउ टू अटेम्प्ट द क्वेश्चन पेपर, हाउ टू अटेम्प्ट द क्वेश्चन पेपर। ये चीज हमें समझना है, हाउ टू अटेम्प्ट द क्वेश्चन पेपर, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मतलब ये चीज आपको पता, आपको भी पता होनी चाहिए। देखिए आप ये तो जानते ही हैं कि जो गेट एग्जामिनेशन है, गेट एग्जामिनेशन में निगेटिव मार्किंग है। कितनी निगेटिव मार्किंग है? 1/3। देयर इज ए 1/3 निगेटिव मार्किंग, 1/3 निगेटिव मार्किंग। दोनों टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, मल्टीपल टाइप एंड इस साल से तो जो कमिंग सेशन है इसमें तो मल्टीपल सेलेक्ट भी हो गए हैं। आप एक से ज्यादा ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे तो वो और आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड हो गया। हाउ टू अटेम्प्ट द क्वेश्चन पेपर। तो सबसे पहले तो जो भी आपके फेवरेट सब्जेक्ट है, अटेम्प्ट द क्वेश्चन फ्रॉम फेवरेट सब्जेक्ट, अटेम्प्ट द क्वेश्चंस फ्रॉम फेवरेट सब्जेक्ट, क्वेश्चंस फ्रॉम फेवरेट सब्जेक्ट्स, फेवरेट सब्जेक्ट्स जो आपके फेवरेट है। ये अटेम्प्ट करने के बाद आप जब क्वेश्चन पेपर को, जब क्वेश्चंस को आप रीड आउट करते हो, मतलब आप एक गो में आप सारे क्वेश्चंस को एक बार देखो कि भाई हाँ कौन सा क्वेश्चन है जो आप कर सकते हो। अटेम्प्ट द क्वेश्चन फ्रॉम योर फेवरेट। फिर वो क्वेश्चंस जिसको आपने क्वेश्चन पेपर को गो थ्रू हो गया, आपने देखा था कि हाँ इसके 50-50 के चांसेस है, मतलब आपको दो ऑप्शन आपको क्लियर है, दो में डाउट है, देन सॉल्व द क्वेश्चंस विद 2 ऑप्शंस नॉन। दो ऑप्शन आपको पता है और दो पे आपको डिसाइड करना है, दो पे आपको क्या करना है? डिसाइड करना है। इसके बाद सॉल्व द क्वेश्चंस विद 2 ऑप्शंस नॉन। इसके बाद जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको ये भी ध्यान रखना है, उसके बाद आप ट्राई करें, देन सॉल्व द क्वेश्चंस with at least one option non, one option non। मतलब ये पता हो कि हाँ ये चीज मतलब कुछ आपको समझ में आ रहा है उसके बारे में, क्लियर है। लेकिन सबसे साथ साथ आपको क्या करना है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, जब आप क्वेश्चन एक रफ शीट आपको वहां पे मिलेगी, तो आप क्या करेंगे, जो आपके क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस को साथ साथ आप क्या करेंगे, आप नोटबुक में भी मार्क करते चलेंगे और सिस्टम पे भी मार्क करते चलेंगे। कई बार क्या होता है, आपका पेपर बहुत अच्छा सॉल्व होता है, आपके पास टाइम कम होता है, प्रेशर बन जाता है इन्विजिलेटर का, जल्दी आपको सबमिट करना है, तो उस केस में आपको क्या करना होता है, बच्चे होपलेस हो गए गलत चॉइस मार्क कर देते हैं, फिर भी मार्क्स चले जाते हैं। तो आप क्या करेंगे, जो आपकी रफ शीट है, मार्क ऑल दी ऑप्शंस, ऑल दी जो आपने इवेल्युएट किए हैं, ऑल द इवेल्युएटेड ऑप्शंस, all the evaluated options, mark all the evaluated options in the rough sheet, in the rough sheet as well as in the system। रफ शीट में भी आप नोट करके रखेंगे, इन द रफ शीट और इन द सिस्टम, एंड इन द सिस्टम कर दो, इसको दोनों में रखना है, एंड इन द सिस्टम।
और एट लास्ट आप इतना टाइम जरूर बचाएंगे, आप उसको वेरीफाई करेंगे आप। एंड इन द एंड वेरीफाई all the marked options अब ये सारी की सारी चीजें आती हैं विद टाइम मैनेजमेंट। देखिए आप एक चीज और ध्यान में रखना, इफ ए क्वेश्चन पेपर इज टफ देन इट इज टफ फॉर एवरीबडी, so you must keep it in your mind if any question paper is tough then it is tough for everybody। तो ये बिल्कुल घबराना नहीं है कि पेपर टफ आया है तो उसी के हिसाब से क्या हो जाएगी, आपकी कट ऑफ कम चली जाएगी, रैंकिंग कम मार्क्स पे अच्छी रैंक आ जाएगी। तो इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखना, बिल्कुल घबराना नहीं है। और अगर पेपर इजी आ जाए तो आपको ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है, ये भी चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि भाई पेपर इजी आ गया और आप क्या हो गए ओवर कॉन्फिडेंट। तो ओवर कॉन्फिडेंट में भी बच्चे बहुत जल्दी क्या करते हैं, निगेटिव मार्क्स ले आते हैं। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। जैसे कोई बैट्समैन है, हाँ अब यहाँ पे जो मेन बात बताने वाली है तो ये हो गया कि भाई कैसे अटेम्प्ट करना है। दूसरा एक चीज़, जो ये सारे स्टेप्स लिखे हैं इसको अच्छा क्रिकेट के हेल्प से हम इसको समझते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल भाई आपको सपोज करो बैटिंग मिल गई, तो जब आप क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट कर रहे हो इस टाइम की आप बैट्समैन हो। फिर आता है बॉलर, तो बॉलर आप तो बैट्समैन हो, बॉलिंग क्या हो रहा है, जो क्वेश्चंस आ रहे हैं सिस्टम से, तो सिस्टम क्या कर रहा है, आपको बॉल थ्रो कर रहा है। तो सिस्टम आपके लिए बॉलर है और आप बैट्समैन है जो आप सॉल्व कर रहे हैं। तो रियल लाइफ जब आप क्रिकेट देखते हो तो आपने क्रिकेट में ये देखा होगा कि जिस बॉलर की बॉल थोड़ी ट्रिकी आती हैं, उन्हें समझना मुश्किल होता है, तो बैट्समैन क्या करता है, बैट्समैन आराम से उनको निकलने देता है, कैसे भी करके वो अपना विकेट बचा के रखता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? ये बिल्कुल एकदम हंसना नहीं इसके बारे में, ये फैक्ट है। सिस्टम आपकी बॉल थ्रो कर रहा है, मतलब वो क्वेश्चन आपको दे रहा है, तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना। वैसे तो वो कंट्रोल आपके हाथ में है बट इट इज जस्ट फॉर द अंडरस्टैंडिंग। तो इस केस में आप देखेंगे कि जो टफ क्वेश्चन है उसको आपको टच ही नहीं करना, आपके पास टाइम बचेगा तब आप देखना। टफ क्या मतलब, जो चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही वो आपके लिए टफ है, आप ये मान के चलना। जो चीज़ आपको समझ में आ रही है हाँ ठीक है, उसको आप अटेम्प्ट करना शुरू कर दो। तो सबसे पहले जैसे मैंने बताया कि जो आपके फेवरेट सब्जेक्ट होंगे आप उनके क्वेश्चन अटेम्प्ट करना। फिर जैसा आपने देखा होगा फेवरेट सब्जेक्ट तो उसकी तरह होगी कि आपको कोई बॉलर इतनी अच्छी बॉल दे रहा है कि आप डायरेक्टली सिक्स मार रहे हैं, आप समझ रहे हैं, तो उसमें मिस्टेक नहीं करनी है। आपको बिल्कुल ध्यान रखना है कि उसमें हमें मिस्टेक नहीं करनी है। तो हमें अपने रन रेट को भी ठीक रखना है, मतलब क्वेश्चंस हमें ज़्यादा भी अटेम्प्ट करने हैं जिससे कि हमारी अच्छे से अच्छी रैंक आए, लेकिन गलत क्वेश्चन भी नहीं करने हैं, मतलब अपना विकेट भी नहीं खोना है। तो बिल्कुल बैलेंस्ड। और सबसे बड़ी बात जो आपको ध्यान रखनी है कि अगर कल गेट का एग्जामिनेशन है तो आज रात को आप आराम से सोएंगे, इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखना, इसको आप नोट कर लेना। बच्चे सबसे बड़ी मिस्टेक क्या करते हैं, उस रात को नहीं सोते। देखिए जो हमारा ब्रेन है उसके अंदर भी आप जानते होंगे एक न्यूरॉन सिस्टम है, उनको भी स्टेबल होने के लिए किसी स्टेज की ज़रूरत होती है। और वो स्टेबल कब होते हैं, जब आप मिनिमम 7 आवर्स की स्लीप ले लेते हैं। 7 घंटे अगर आप सो लेते हैं, ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, आपका दिमाग ओपन माइंडेड वर्क करेगा। आप खुद से सोचो, आप किसी फंक्शन को अटेंड करके आए हैं रात में, ठीक है, और फंक्शन को अटेंड करने के नेक्स्ट डे आप पूरी रात जागे हैं और अगले दिन आप घर पे हैं, तो आप क्या करते हैं, या तो आप सोते रहते हैं, खाने का आपका मन नहीं करता, कोई आपसे कुछ बोलता है तो आपको गुस्सा आने लगता है। क्यों? उससे हमारे अंदर एंजाइटी क्रिएट हो जाती है। क्यों? क्योंकि हमारा न्यूरॉन सिस्टम को जितनी, या हमारे ब्रेन को जितनी स्लीप की रिक्वायरमेंट है उतनी स्लीप हमें नहीं मिली है। तो अब आप ये सोचो, गेट एग्जामिनेशन इज नॉट मेमोरी बेस्ड एग्जामिनेशन। हाँ, यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन में बच्चों ने, हो सकता है आपने भी, कि वन नाइट में एग्जामिनेशन पास कर लिया हो, लेकिन अगर मैं आपको सच में बताऊं, वन नाइट में एग्जामिनेशन, मेमोरी बेस्ड एग्जामिनेशन आप पास कर सकते हैं, लेकिन अप्लाई और एनालाइज टाइप एग्जामिनेशन आप पास नहीं कर सकते। अगर आप पास और गुड मार्क्स या अच्छी रैंक की हम बात करें, तो आपको अपने जितने भी एफर्ट्स लगाने हैं कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी क्लियर करने के लिए, रिवीजन करने के लिए, वो सारा काम आप पहले करके रखो। ये मान लो जी, कल आपका जैसे इलेक्शन होता है, इलेक्शन की कंपेनिंग 2 दिन पहले बंद हो जाती है, लेकिन आप 2 दिन नहीं, आप 1 दिन पहले कम से कम, मतलब आप कम से कम पूरी नींद ले लेना। तो वो कंपेनिंग आप अपनी बंद कर देना, जो भी प्रिपरेशन है आराम से रिलैक्स रहना, क्योंकि वहाँ पे कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं आना है कि आज आप रिवाइज करोगे और कल आप उसको अटेम्प्ट कर दोगे। वो सिर्फ सेमेस्टर एग्जामिनेशन में होता है, ये बिल्कुल ध्यान रखना। तो बड़े आराम से रिलैक्स मोड में अच्छे से सो के, दोपहर का पेपर है, सुबह का ब्रेकफास्ट हैवी करना, सुबह का पेपर है तब भी हल्का ब्रेकफास्ट करना, आप समझ रहे हो मेरी बात, लेकिन अगर दोपहर का पेपर है तो हैवी ब्रेकफास्ट करना। अगर इतना टाइम है
कि लंच भी आप कर सकते हो तो हल्का लंच करना, नहीं तो पता चला आपको नींद आ रही है। तो ये सारी छोटी छोटी बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। और ये स्टूडेंट ये क्वेश्चन यूजुअली पूछते रहते हैं, आप लोगों की तरफ से तो कम क्वेश्चन रेज होते हैं, बट जैसे अदर प्लेटफॉर्म है वहाँ पे बच्चे काफ़ी डिस्कशन करते हैं, क्वेश्चंस पूछते हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप जितनी भी चीज़ें हैं मैंने आपको बताई ये सारी आपके लिए हेल्पफुल होंगी, फ्रूटफुल होंगी और आप इसको फॉलो करेंगे। चलिए, थैंक यू डियर स्टूडेंट। नेक्स्ट वीकेंड मिलते हैं विद अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट। अभी तक हमने ये सारे कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया, अब आगे देखेंगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो डीबीएमएस का होगा उस पर हम डिस्कशन करेंगे। चलिए डियर स्टूडेंट, थैंक यू, गुड नाइट।